बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। तो रहने दे। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के कमाई का अड्डा की, यानी कि बेसिकली आखिरी के 1.5 घंटे ट्रेडिंग सेशन के जो सबसे क्रूशियल हैं उनको मैप करने की, उनसे कमाई के आइडियाज तलाशने की तैयारी की। मार्केट का एक ब्यूटीफुल सा जिस्ट इस समय का डॉक्टर साहब ने स्क्रीन्स पे रख दिया आपके, जो दिखा रहा है कुछ हद तक रिस्पाइट तो है स्क्रीन्स पे लास्ट वीक के पेनफुल क्लोज के बाद। इसकी डिटेलिंग आगे करेंगे, समझेंगे समीकरण बैठ कैसे रहे और यहाँ से ट्रेजेक्टरी निफ्टी बैंक की, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान कैसा रहेगा, कहाँ कमाई के मौके हैं, लेकिन वो सब आगे। पहले एक काम करते हैं, श्रेया और मैं आपके साथ रहेंगे आखिरी 1.5 घंटे में। हम लोग पहले हेडलाइंस लेकर आते हैं। 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 25,550 के ऊपर टिका। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और ITC ने भरा जोश। बैंकिंग शेयरों ने आज दिखाया कमाल। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा उछाल। मिड कैप्स में भी निचले स्तरों से अच्छा सुधार। आज सरकारी कंपनियों और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। दोनों इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर। PSUs में RVNL और इरिडा 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही फार्मा और FMCG में भी रौनक, लेकिन ऑटो और IT शेयरों में दबाव। मार्जिन फंडिंग पर RBI की सख्ती से टूटे कैपिटल मार्केट शेयर। इंडेक्स करीब 1.5% फिसला। वहीं BSE, एंजल वन, MCX और नुवामा वायदा के टॉप लूजर्स। RBI ने प्रॉप ट्रेडिंग के लिए मार्जिन्स पर बढ़ाई सख्ती। बैंक 100% कोलैटरल के बिना ब्रोकर्स को नहीं दे सकेंगे फंडिंग। फैसले से FNO वॉल्यूम्स पर असर संभव। नतीजों के बाद टोरेंट फार्मा, कैफिन टेक और GMR एयरपोर्ट में रफ्तार। तीनों शेयर 5 से 6% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं रिजल्ट के बाद आइनॉक्स, विंड, टीटागढ़ रेल, ओला इलेक्ट्रिक में मुनाफा वसूली। फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस की बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग। ठीक इशू प्राइस पर दोनों की हुई शुरुआत। वहीं 26% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ क्वालिटी वॉल्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर से डीमर्ज होने के बाद हुई क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग। आज दिल्ली में शुरू होगा AI का महाकुंभ। PM मोदी करेंगे AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत। अल्फाबेट, गूगल, OpenAI, एंथ्रोपिक, क्वालकॉम समेत 40 से ज्यादा CEO समिट में लेंगे हिस्सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी भी करेंगे शिरकत। वो AI समिट की कवरेज CNBC आवाज पे सुबह से शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समिट, बहुत क्रूशियल टाइमिंग है। पता नहीं पहले इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन टाइमिंग इतने सेट बैठे हैं क्योंकि सबके जुबान पे सिर्फ AI रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, AI क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सबके जहन में वो है। और ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल वॉइस स्पेस की नहीं होगी जो नई दिल्ली में ना हो। इस समिट सारे प्रोमिनेंट जो डिस्ट्रप्टर्स हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, जो झेलेंगे, सब वहां पे होंगे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। सारी कुछ डिटेलिंग पूरी CNBC आवाज की टीम वहां पे डिप्लॉयड है। जो इंटरेस्टिंग होगा, जब इंटरेस्टिंग होगा, आपको वहां लिए चलेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। खैर, फिलहाल तो AI की सुबह से चर्चा ज्यादा इस समिट के अलावा हुई नहीं। ये अच्छी बात है, नहीं तो 2 हफ्तों से AI ने परेशान कर रखा था। बिल्कुल। शायद इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ग्लोब छुट्टी के मूड में है। आज शाम को US छुट्टी बना रहा होगा वॉशिंगटन डे के चलते, प्रेसिडेंट डे के चलते, तो वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। एशिया में बहुत सारे मार्केट्स, चाइना से लेके, साउथ कोरिया से लेके, ताइवान से लेके, वियतनाम से लेके, सब बंद हैं। तो जो चल रहे हैं उसमें अपन हैंगसेंग से क्यों ले सकते हैं? हैंगसेंग भी अपनी तरह बढ़िया ट्रेड कर रहा है। निक्केई डेवलप्ड मार्केट है, वो पस्त पड़ा हुआ था। तो इन टैंडम है, ऐसा नहीं है कि हम अलग आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इस समय एक ध्यान रखिएगा, US के फ्यूचर्स इंच अप कर गए।
भाई सुबह एकदम फ्लैट थे, अब 1/4 से 1/3% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि वो आज के सेशन का इंडिकेशन नहीं है, वो कल जब सेशन रिज्यूम हो रहे होंगे उसका इंडिकेशन है। पर ठीक है, ग्लोब में एटलीस्ट कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है। उस पैनिक के बाद शायद उसका फायदा उठाते हुए भारतीय बाजार इस समय नजर आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आईटी चलने लगाओ, इन्फोसिस लीड कर रहा है उस वीकनेस को और आईटी इंडेक्स अपने आप में अभी भी पस्ती है। ये देखिए, पेन में इन्फोसिस है, पेन में आईटी है, ये रिकवर नहीं हुए हैं। जो चल रहा है वो निफ्टी बैंक है और निफ्टी बैंक भी बहुत लॉपसाइडेड सा है। एचडीएफसी बैंक सुबह से बातचीत हो रही है और एचडीएफसी बैंक वो स्टॉक है जो बहुत दमखम के साथ ट्रेड कर रहा है, 2-2.5% मजबूत है। ऐसे ही सेंसेक्स रखिएगा, सेंसेक्स में 325 पॉइंट नीचे दिख रहा है गेन। इस 325 में 270-280 पॉइंट के आसपास से कंट्रीब्यूशन तो अकेले एचडीएफसी बैंक का है। तो वन साइडेड सा एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक तो और भी पस्त मामला नजर आएगा। पर ठीक है, बढ़िया है। यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं था क्योंकि उनका इन्फ्लेशन कूल ऑफ होके आया। तो एक डर जो जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आ गई थी उससे था कि फेड अब मूव ही नहीं करेगा आने वाले समय में। उस इन्फ्लेशन के प्रिंट ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया स्ट्रीट का कि नहीं साहब, इस साल फेड की तरफ से ब्याज दर में कटौती आ रही होगी। तो वहां से एक इंकरेजिंग सिग्नल मिला। एआई रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज फ्लोज ट्रिकल इन होके नहीं आए, तो वो एक कामनेस है, रिलेटिव कामनेस है। और जियोपॉलिटिकली ईरान की तरफ से भी अपडेट्स डिसेंट से थे। आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था श्रेया, वो ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स थे कि हम अगर यूएस हमें रियायतें, हमारे ऊपर सैंक्शंस रिड्यूस करने को तैयार है, हटाने को तैयार है, तो हम भी अपनी तरफ से फिर उस ब्रिज पे आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये सब स्टेटमेंट्स इनकरेजिंग है। तो ठीक है, ग्लोब रिलेटिव कामनेस दिखा रहा है, उसका फायदा भारतीय बाजार उठाते हुए, ऐसा कहना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो भारतीय बाजार की आपने बात की, इनफैक्ट आज रिकवरी तो देखने को मिली है पिछले कुछ सत्रों से। जिस तरीके से पेन था और ब्रेथ आप देखें जिस तरीके से आज इंट्राडे में इम्प्रूव हुई है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसा आप मेंशन कर रहे थे, आईटी थोड़ा दबाव में, ऑटो थोड़ा दबाव में, लेकिन रियल्टी पैक वगैरह से साथ मिले हैं। लेकिन इस दिशा में स्टॉक स्पेसिफिक मूव क्या रहे, उस पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। और रिजल्ट इम्पैक्ट क्लियरली देखने को मिला है। जिस तरीके से रिजल्ट आए, नंबर्स अच्छे थे, तो स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड्स। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स रखे पहले स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट आज तेज है। तो हम पावर ग्रिड की चर्चा कर रहे थे सुबह। एनर्जी पैक में अगर आप देखें तो अच्छा मूव, 4.5% की तेजी से ये पर्टिकुलर काउंटर चढ़ गया। कोल इंडिया के रिजल्ट अच्छे थे, ब्रोकरेजेस का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव था। 3.5% की रैली यहाँ पे देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक जो कि अभी आशीष जी मेंशन कर रहे थे, सुबह से तेज है, 2.5% की तेजी और अच्छा कंट्रीब्यूशन बैंक स्पेस में एचडीएफसी बैंक की तरफ से। मैक्स हेल्थ केयर और हेल्थ केयर स्पेस में भी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले। तो ये काउंटर ने भी अपनी जगह बनाई है लिस्ट में। साथ ही जीएमआई एयरपोर्ट्स अगर आप देखें, रिजल्ट अच्छे थे। 125 के टारगेट आए थे ब्रोकरेजेस की तरफ से, 100 का तो जो टारगेट है वो इनफैक्ट आता हुआ नजर आया। 7.5% तेज। कई क्वार्टर्स बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी में वापसी हुई है जीएमआई एयरपोर्ट्स की। नॉन एरो रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता हुआ, एयर ट्रैफिक अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। जीएमआई एयरपोर्ट्स अच्छा चलता हुआ। आरवीएनएल, इरिडा जैसे स्टॉक्स, सरकारी कंपनीज चल रहे हैं। आज केफिन में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन बैकफुट पर हर दिन की तरह आईटी स्टॉक्स दिखेंगे आपको। विप्रो 1.5%। शुरुआत में लग रहा था कि आज संभलने की कोशिश में है, लेकिन इंट्राडे में बढ़त गवाई इन्होंने। इन्फोसिस देखिए 2% की गिरावट के साथ, टेक महिंद्रा 2.5% और ऑटो स्पेस से, क्योंकि ऑटो स्पेस पेन में है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको दिखेगा कारोबार करते हुए नीचे। साथ ही कैपिटल मार्केट सारे स्टॉक्स कमजोर हैं। आरबीआई की तरफ से सख्ती, बैंक्स अब इजीली लोन नहीं दे पाएंगे ब्रोकर्स को। तो बीएससी देखिए, एंजल वन देखिए 7.5-5% की यहाँ पर डेंट। पीआई इंडस्ट्रीज टूट गया 3% से ज्यादा। और मुथूट फाइनेंस, वो बेन कैपिटल, हालांकि शुरुआत ठीक हुई थी लेकिन 3% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इस कार्यक्रम में क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, शो फ्लो समझाते हैं आपको। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमएस आईएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया जी, सोमिल मेहता जी और जतिन केडिया जी से। 2:05 पर आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रणनीति के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। साथ ही 2:20 पर नतीजों पर इंडिगो पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जालान जुड़ेंगे हमारे साथ। 2:30 बजे Q3 नतीजों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। साथ ही नुपुर बताएंगी आज किन शेयर में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। 2:45 पर मार्जिन फंडिंग पर आरबीआई की सख्ती पर डिटेल और
MTF की पूरी पिक्चर भी बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। लीजिए श्रेया, आपके लिए एकदम एक्शन पैक्ड शो लेकर आई हैं। 1.5 घंटे ये सब स्क्वीज इन करना है हमको, सब जस्टिफाई करेंगे। पैनल बढ़िया सा है, पैनल आपको पूरे टाइम बढ़िया स्टॉक आइडियाज हाईलाइट करता ही चल रहा होगा। खैर पहले आइए जरा। अच्छा, एक इशू है, ब्रेथ अभी भी डिटोरिएटिंग ही है। 2:3 का रेशियो सुबह मैप करा था, वो 60% शेयर्स अभी भी इन रेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था इंडेक्स लॉपसाइडेड है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक मार्केट नहीं है, स्टेबल है, लेकिन डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। जो असली मूड का बैरोमीटर आपकी स्क्रीन पर है वो अभी भी ठंडा ही है। खैर, चंदन को बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि आज निफ्टी बैंक की मैपिंग चंदन के साथ करेंगे। तो पहले जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत पस नोट पे हुई थी, जैसा गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थे, जैसे ग्लोबल मूड था, और उसके बाद अचानक शुरुआती ट्रेड में आपको याद होगा एकदम से दबाव घराता चला गया था। तब हम वो 25,400 के नीचे स्लिप हुए थे। मेरे ख्याल से 370 375 के जोन तक गए थे। उस समय 100 पॉइंट का दबाव था, बिल्कुल नीचे टिक्स में। उसके बाद से एक मीनिंगफुल रिकवरी आई। हालांकि रिकवरी आई, वो एक तो पुट राइटर्स का जोन था, आज सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे 400 से 300 पे एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, पुट राइटर्स में तो ज्यादा दमखम है नहीं, लेकिन वो जोन फिर भी उनके लिए था। और वहीं से घूमा भारतीय बाजार, और हमारे लिए ऊपर की तरफ सरदर्द था, स्टिफ रेजिस्टेंस का बैंड था वो 25,600 25,700, जो कि कॉल राइटर्स एक्टिव थे और एग्रेसिवली एक्टिव थे उस जोन्स पे। उसी ट्रेजेक्टरी पर आके ऐसा नहीं कि हम ठंडे पड़ गए, उस ट्रेजेक्टरी को ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसी के नीचे कंसोलिडेट करते हुए काफी देर से 25,500 से 25,600 की ट्रेजेक्टरी पर, 550 से 600 की ट्रेजेक्टरी पर काफी देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसे में चंदन भाई साहब, गुड आफ्टरनून। सामने एक रेजिस्टेंस बैंड खड़ा हुआ है, उसके पास आके खड़े हुए हैं। तो इस निफ्टी पे आप लोग मोतीलाल ओसवाल पे स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हो? ये क्या एक नो ट्रेड जोन है, या कोई क्लियर कट ट्रेड आप लोग मान के चल रहे हो? उस थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 डिटेल्ड अप्रोच आप लोग का मोतीलाल ओसवाल पे। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट सुबह की आप चर्चा की बात करें, सुबह भी यही व्यू था कि कहीं ना कहीं 25,400 के आसपास मार्केट बेस बनाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको जो चार्ट शेयर किया है उसको हम यदि गौर से देखेंगे तो 25,400 25,450 एक बहुत बड़ा क्लस्टर मार्केट के लिए है। पहले ये लेवल हर्डल का काम करता था, उसके बाद में जब रैली हुई तो एग्जैक्टली वो सपोर्ट का काम करने लगा। फिर मार्केट उसके ऊपर था, वापस जब डिक्लाइन हुआ तो बजट से पहले 25,400 25,450 हर्डल था। उस लेवल को निकालने के लिए ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, वापस हम उसी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो भारतीय बाजार में 25,400 25,450 का काफी ज्यादा अहमियत है, और आज एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से इंडेक्स टर्न हुआ है। अच्छी बात यह है कि यदि हम यहीं पे भी क्लोज हो जाते हैं तो एक पियर्सिंग पैटर्न बनेगा। पियर्सिंग पैटर्न का मीनिंग होता है 50% ऑफ द बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि प्रीवियस डे के डिक्लाइन को पूरा एनगल्फ नहीं किया, बट आधा से ज्यादा एनगल्फ कर दिया है। तो 25,400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 3 डेटा फैक्टर है जो इसको डेटा इंटरनल से जस्टिफाई करती है। पहले कि हमने ऑलरेडी ऊपर के लेवल से 600 पॉइंट का करेक्शन देख चुके हैं। एक जो गैप एरिया था उसको हम पार्शली फिल करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। पुट कॉल रेशियो पिछले कुछ दिनों में 0.65 तक आया था। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होकर 20% के आसपास आया है। भले ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एफआईएस ने 7,000 प्लस करोड़ की बिकवाली की है। तो ये 3-4 तथ्य है जिसकी वजह से निफ्टी और नीचे के लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि 25,400 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25,850 से लेके 26,000 तक के मूवमेंट यहाँ पे आने चाहिए। और उसके अलावा हम यदि देखें कि यदि बैंक निफ्टी चलता है तो सपोर्ट कहां से आएगा, 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा दमखम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी पिछले साल भी आउट परफॉर्मर रहा था और अभी भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने जो पुराने ब्रेकआउट के लेवल थे उनको रीटेस्ट करके वापस टर्न हुआ है। 60,000 के आसपास के बहुत बड़े लेवल है, और हम कहीं ना कहीं जो 5-6 दिन का जो एक ट्रेजेक्टरी है 60,850 उसको पार करने के लिए तैयार है, और वो पार करते ही इसका न्यू ऑल टाइम हाई 61,750 तक के टारगेट खुल जाएंगे। सो निफ्टी को यदि इन लेवल से घूमना है तो कहां से सपोर्ट मिलेगा? पहला तो बैंक निफ्टी से मिलेगा। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव सीपीएससी काउंटर में मूवमेंट आएगा, चाहे आप हैवीवेट्स में एसबीआई को ले लीजिए या फिर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया की तरफ की बात करें। बैंक निफ्टी में हमारा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी जैसे दिग्गज काउंटर या एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज काउंटर भी सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे काउंटर रहेंगे जो बाजार को सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, और 25,400 मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, यहाँ पे आवश्यकता है थोड़ा सा फॉलोअप होने की। आज यहाँ पे क्लोज हो जाए, कल के दिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत कामकाज कर ले, फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के टूल भी देखने को मिलेंगे।
तो ठीक 25,400 आपने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों बहुत क्रिटिकल, बहुत अहम सपोर्ट है भारतीय बाजारों का। टेकन हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 25,850, 26,000 के। तो इन जोन्स पे जहां खड़े हैं, अब हम 25,600 के आसपास खड़े हुए हैं, यहां पे ट्रेड इनिशिएट ना करूं, ये कह रहे हो आप? एक दिन का समय दूं, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करूं, या इन लेवल्स पे भी एक बाय इनिशिएट करने का मन आपका? देखिए, करना होगा तो फिर इन्हीं लेवल पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं होल्ड किया तो फिर ये जो फॉर्मेशन है वो वर्क नहीं करेगी। मेरा मानना है इन्हीं लेवल पे करें, और कल फॉलो अप आता है तो और करें, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से टर्न तो हो गया, बट कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर से आएगा, और दूसरी तरफ कंफर्मेशन बैंक निफ्टी की तरफ से आएगा। तो मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे पोजीशन बना सकते हो। किसी को यहाँ पे फ्यूचर में पोजीशन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे स्प्रेड भी बना सकते हो। स्प्रेड जैसे कि मान लीजिए 25,600 का कॉल लिया, 25,800 का कॉल बेच दिया, ऐसा करके 200 पॉइंट का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का स्प्रेड भी बना सकते हो। तो मौजूदा लेवल पे ले, डिप आए तो भी ले, हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आए तो भी ले। 25,400 सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 25,800 से लेके 25,850 से लेके 26,000 तक के टारगेट आपको बनने चाहिए। निफ्टी में दमखम आना है चंदन, आपने कहा दो रीजंस, बैंक निफ्टी होगा और दूसरा सीपीएससीज हैं जो खासतौर पे थ्रस्ट जनरेट करके दे देंगे। जब बैंक निफ्टी की तरफ से टूल आएगा, बैंक निफ्टी आज भी ड्राइव कर रहा है, वो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राइव कर रहा हूं, बात अलग है, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है। तो तेजी अगर करनी है तो आपका कंफर्ट ज्यादा निफ्टी बैंक पे या फिर निफ्टी 50 कंफर्ट है? देखिए, ज्यादा तेजी करना है तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है वो लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो रहा है। आज से 4-5 दिन पहले बैंक निफ्टी के 60,850 तक के लेवल बने थे, वो लेवल मेरे हिसाब से आज क्रॉस हो जाएंगे। उसके अलावा आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल देखने को मिला है, जो बुलिश एंगल्फिंग भी हुआ है, यानी कि आज की कैंडल ने लगभग पिछले 5 दिनों का करेक्टिव और कंसोलिडेशन मूव का सरपास करने की ताकत है। सबसे बड़ी बात, एसबीआई जैसा दिग्गज इतनी रैली के बाद भी हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, कोई भी डिप नहीं आ रहा है, सस्टेन पुट राइटिंग देखने को मिली है। दूसरे सारे पीएसयू बैंक्स में भी बाइंग है, चाहे यूनियन बैंक की बात करें या फिर इंडियन बैंक की बात करें। और जो बैंकिंग का जो दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, वहां पे लगभग 9 दिनों के बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में बॉटम बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, बॉटम उन्हीं लेवल पे बना है जहां से 4-5 वीक पहले बने थे, यानी कि 900 के लेवल से लास्ट टाइम भी ये 960 980 तक गया, और 2 दिन से वापस वही 900 का लेवल सपोर्ट कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, दूसरे पीएसयू बैंक, एसबीआई और साथ में एक्सिस बैंक, ये तीनों चारों काउंटर, तीनों चारों सेगमेंट सहारा दे रहे हैं। उसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। हमारा मानना है 60,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 61,500 से लेके 62,000 तक के न्यू ऑल टाइम हाई के लिए हमें बैंक निफ्टी में तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये 60,000 के जोन्स हो या उसका 20 डेमा हो, फ्राइडे को भी जब वीकनेस थी हमने बचाया था, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। और निफ्टी बैंक, और वाकई 12-12.5% लास्ट वीक एसबीआई चढ़ा था, उसके ऊपर आज भी गिर नहीं रहा, आधे % की और बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जो सरदर्द था एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते का, वो भी बढ़िया घूमता हुआ आपको नजर आया। निफ्टी बैंक को लेकर कन्विक्शन ज्यादा, ऑल टाइम हाई सी कर लीजिए तैयारी, और निफ्टी खरीदारी करने के मौके, और एक बार कंफर्मेशन आएगा तो और ऐड करने के मौके कल। चंदन, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए, सारा निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी मैप करके समझाने के लिए। श्रेया, पैनल बैठा हुआ है, कॉल्स लेना शुरू करें क्या पहले? जी बिल्कुल, कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और चंदन जी से हमने समझ लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडिया हो ऐसे मार्केट में वो समझना जरूरी है। गाबा सर, शुरुआत आपसे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। स्टॉक का बैंकिंग क्षेत्र से रहेगा। सुबह एचडीएफसी बैंक था, उसका टारगेट अचीव हो गया। अब एक्सिस बैंक में तेजी है, अच्छा बेस बना हुआ है। 1358 के आसपास ट्रेड करा है एक्सिस बैंक। स्टॉप लगाएंगे 1351 का, करीब ₹7 का। नियर टर्म टारगेट 1380। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए, लेकिन यस, एक्सिस बैंक। बैंक्स फोकस में भाई साहब, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक के बाद कोई दूसरा दिग्गज मदद कर रहा है तो एक्सिस बैंक ही लीजिए। डेज हाइस पे 2% मजबूत, और गाबा सर कह रहे हैं ऑल टूर पकड़ेगा। एचडीएफसी बैंक आज सुबह गाबा सर ने डिस्क्लेमर के साथ डिस्क्लोजर के साथ पिक भी दिया था, है ना, कि मेरे पोर्टफोलियो में है। एचडीएफसी बैंक भी सुबह वो अब खुलने के बाद तेजी बढ़िया तूल पकड़ी, और अब एक्सिस बैंक फोकस में। खैर, सौमिल, दोपहर की बढ़िया पिक कौन सी भाई साहब? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं ज्यादा बैंकिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। बैंकिंग में बहुत अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली भी हो सकती है। पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे लग रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल।
लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। यहाँ पर कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटा है, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का और ऊपर में टारगेट होगा 1060 का। बैंक्स का पलड़ा भारी और जो झुकाव है हमारे पैनल का उसी तरफ आता हुआ, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सोमुल जी की तरफ से आता हुआ और यहाँ पे खरीदारी की रहा है, ये भी डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहले से हाई टॉप हायर बटन बना रहा है। अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 3800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3800 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4000 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3900 का कॉल ऑप्शन 52-53 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर के इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। परफेक्ट है। कन्विक्शन सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ राइड करता हुआ तेजी का मन है, चाहे तो 3900 का कॉल भी लिया जा सकता है। सतपथे साहब गुड आफ्टरनून। भाभी ने क्या बनाया था लंच में? इस समय का पिक क्या है? आशीष जी देखिए, सेल साइड का ट्रेड होगा क्योंकि थोड़ा सा बायस मेरा जो वीक है। मुझे लगता है कि बाजार एक पुल बैक रैली है, तो सस्टेन कितनी करेगी वो एक क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने। सो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, आई थिंक दिस इज अ सेल। मेरे हिसाब से जितना जितना मूव होना था वो हो चुका है। एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन से ये टूट रहा है। सो 2260, 2250, 2260 इसके लिए क्रूशियल था, तो मैं 2260 का स्टॉप लॉस लगा के एपीएल अपोलो सेल करने की सलाह दूंगा। इसका अगर इमीडिएट स्विंग का टारगेट देखें तो करीबन 2170 का है, लेकिन चांसेस है कि ये 2120 तक टूटेगा। तो जो रैली थी एपीएल अपोलो में, दैट सीम्स ओवर टू मी, तो इट्स अ सेल इन एपीएल अपोलो। ओके, अभी तक का पहला सेल कॉल एपीएल अपोलो ट्यूब्स, कन्विक्शन सेल साइड की तरफ ज्यादा आता हुआ राजेश जी का, तो यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। जतिन जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी जो पिक रहेगी वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में बाई साइड की रहेगी। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अपमूव रिज्यूम कर रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है ये स्टॉक में। 262 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 285 के। क्रॉम्पटन कंज्यूमर पिछले कुछ दिनों से लगातार पैनल के रेडार पे आता जा रहा है और बढ़िया मूव्स भी डिलीवर कर रहा है। जतिन साहब का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया। ट्रेडिंग बेट्स हो गई, रिकैप बाद में करता हूं, पहले कोलकाता चला जाए शरद अवस्थी साहब के पास। शरद जी गुड आफ्टरनून, एक बढ़िया सा लॉन्ग टर्म आइडिया आपकी तरफ से पहले। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है लार्सन एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है इन वैल्यूएशंस पे। कंपनी आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस, ये सब की एक डाइवर्सिफाइड बेट प्ले है और प्लस डिफेंस का एक एक्सपोजर है जो आने वाले समय में प्ले आउट करना चाहिए। मिडिल ईस्ट वगैरह में जो एक्सपेंशन है वो भी प्ले आउट करना चाहिए फेवरेबली। रिसेंटली भी कुछ बड़े ऑर्डर्स उनको मिडिल ईस्ट से मिले। तो हमें लगता है जो एक नर्वसनेस इनिशियली बनी थी कि मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स में कुछ स्लो डाउन वगैरह आएगा या कुछ निगेटिव वहां से डेवलपमेंट आएगी, वो हमारे हिसाब से अब नलिफाइड है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी हमें लगता है जो नए ऑर्डर में ग्रोथ आने वाले समय में भी होगी वो काफी डिसेंट रहेगी। 15% ग्रोथ हो सकती है नए ऑर्डर्स में, पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है, और नए एनर्जी में जो उनका फोकस है हाइड्रोकार्बन, क्लीन एनर्जी और हाइड्रोजन बेस्ड, उसमें तो उसका भी फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। काफी बड़ा हिस्सा कंपनी वहां फोकस कर रही है। तो एसओटीपी के हिसाब से हमारे टारगेट लगभग 4700-4800 रुपए के आसपास आ रहे हैं। 28 टाइम अगर FY28 के नंबर्स पे ट्रेड करता है और बाकी के बिजनेस में अगर 40% होल्डिंग डिस्काउंट करते हैं, तो हमारे हिसाब से 4700-4800 रुपए के हिसाब से एलएनटी काफी डिसेंट लॉन्ग टर्म पेट होनी चाहिए। ओके, एलएनटी ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से शरद जी की पिक हो गई।
ज़्यादा दमखम यहाँ पर नजर आता है उनको मीडियम टर्म से। एक फटाफट से रिकैप, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है हमने, मात्र एक सेल की कॉल आई, बाकी सभी बाई साइड की कॉल है। तो गाबस ने बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक ही चुना है, 1380 के टारगेट वो देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1351 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर सोमिल जी ने, अच्छा मानस जी का आ गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से, 4000 के टारगेट देख रहे हैं वो, स्टॉप लॉस 3800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। इसके अलावा सोमिल जी का रखेगा स्क्रीन पर अब काउंटर, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्होंने चुना था खरीदारी के लिए, 1060 के टारगेट देख रहे हैं वो, और 980 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स यहाँ पे बिकवाली करके पैसे बन सकते हैं, कन्वेक्शन यहाँ पर ज्यादा आता हुआ उनका, तो 2120 के नीचे के टारगेट है, 2260 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथ ही जतिन जी ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स चुना है, आफ्टर रिजल्ट शानदार रैलीज पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है, और अभी भी इन लेवल्स पर भी अच्छा लगता हुआ, 285 के टारगेट, 262 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, लंबी अवधि के नजरिए से एल&टी शरद जी को पसंद आ रहा है, 4800 तक के टारगेट वो फिलहाल देख रहे हैं। शरद जी, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हम लगातार इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज पर चर्चा कर रहे हैं, आज टूटे हैं, हालांकि निचले स्रोत से काफी रिकवरी भी देखने को मिली, इनफैक्ट फिर भी थोड़ा पेन रहा, अभी भी लगभग 1.5% की गिरावट कैपिटल मार्केट स्पेस में आपको देखने को मिलेगी। और जो खबर आई आरबीआई की तरफ से सख्ती, बैंक्स अब इजीली ब्रोकर्स को लोन नहीं दे पाएंगे, इस सब मामले में आपका स्टैंड क्या है और कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं और करना क्या चाहिए? ये जो गिरावट है एज ए अपॉर्चुनिटी समझे, आप कहाँ खड़े हैं? SMIFS को कितना धक्का लगेगा? पहला तो ये अप्रैल ऑनवर्ड शायद इम्प्लीमेंट होगा, 1 अप्रैल। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय है हमारे पास, और फाइनल क्या प्रिंट आउट निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि ये इतने बड़े नेगेटिव नहीं है जितना रिएक्शन आज हमने बाजार में ऑलरेडी देखा है, और हम इस चीज से काफी पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं कि जिस तरीके से निवेशक बढ़ रहे हैं बाजार में, और जिस तरीके से सेबी ने भी आके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अगले 4-5 साल का भी दे रखा है कि हम एक डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगता है ग्रोथ रेट्स वगैरह की जो एक बार नर्वसनेस 1.5 साल पहले आ गई थी स्पेस में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में और इंडेक्स में, वो अब लगभग मुझे नहीं लगता कि यहाँ से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टेम्पोररी हिकअप्स आएंगी, बट मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना स्टीप रिएक्शन हमने देखा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा, लेकिन फिर नए एवेन्यूज या नए तरीके, और मेरे हिसाब से जो टोटल प्रोसेस ये डिजाइन किया गया है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेक्युलेटिव एंगल्स और ट्रेडिंग वगैरह को थोड़ा सा करना, खास करके ऑप्शन साइड पे जिस टाइप की फाइनेंसिंग वगैरह या कुछ भी अगर हो रही है तो वो है एक केस जहाँ पे वो ध्यान देना चाहते हैं, प्रॉप डेस्क के थ्रू भी किस तरीके से वो हो रहा है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो नॉन प्रॉप इंटरमीडिएटरीज हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। चलिए, वैसे धीरे धीरे करके अब प्रॉब्लम ये है कि पीसमील ही हो, लेकिन वो सख्ती बढ़ती जा रही है। वही केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दे दिया है, रेगुलेटर्स भी उसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके स्पेकुलेशन को एकदम कर्व करने की तरफ बढ़ना है, हम सबको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाना है, ये सरकार का मकसद है ही है। और वैसे भी वायदा तो प्योरली तो हेजिंग का इस्तेमाल होता था, हम तो नेकेड खेलने उतर आते हैं, इसलिए नुकसान में चले जाते हैं। खैर, ये सब होगा। ये है कि अब इंट्राडे बहुत ज़्यादा चुनिंदा, जैसे एंजल, बीएससी जो पोस्टर बॉय थे सरदर्द के, उनमें तो ऐसी कोई रिकवरी आई नहीं है अब तक। एंजल भी वैसे ही मेरे ख्याल से पेन में, ये देखिए सुबह से वैसे ही है। बीएससी भी 6-7% दबाव में था, वो वैसे का वैसे ही। इंट्राडे अब तक रिकवरी नहीं आई है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में आ गई है, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट मोतीलाल वगैरह, फिर भी आईएफएल वगैरह बढ़िया कर गए, लेकिन दोनों जो पोस्टर बॉय थे वो पेन में ही है। खैर, हम लोग ऐसी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज के कैश कॉल्स टीज कर देता हूं ताकि आप लोग रेडी रहना। थोड़ी देर से आऊंगा आप लोग के पास। गाबा सर, सोमिल जी और सतपुते साहब, भाई कैश कॉल्स आप लोग रेडी रखना, थोड़ी देर में आपसे लेता हूं। थोड़ी देर इसीलिए क्योंकि अब हमारे साथ इंडिगो पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जलान सर जुड़ते हुए। वीकेंड पे इंडिगो पेंट्स के नंबर्स आए, और जब नंबर्स पहली नजर डाली थी तो वाकई अच्छे दिख रहे थे। मतलब उस एनवायरनमेंट में जब हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, प्रतिस्पर्धा, किसी का मर्जर, कोई नया प्लेयर एंट्री कर रहा है, इंडस्ट्री पेन में है, तो उसके सामने इंडिगो पेंट्स स्टूड आउट।
मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा, पहली बात तो आय का नंबर स्क्रीन पर रखा है, 5% का साल दर साल जंप। जितनी लिस्टेड कंपनी, मैं कहता बाकी सारे पीयर्स, लिस्टेड पीयर्स के रिजल्ट्स आ गए, सिर्फ आय से ही देखूंगा तो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है इंडिगो पेंट्स की, जब ये 5% अपनी रेवेन्यू बढ़ाते हुए। जलान सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। सीधे सीधे एक्सट्रापोलेट कर लूं इन नंबर्स को कि इंडिगो पेंट्स का मार्केट शेयर गेन करने का वो सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ, और अगर हाँ तो इस समय अब हमारा मार्केट शेयर, लास्ट रिपोर्टेड मार्केट शेयर कहां खड़ा हुआ है? प्लस क्योंकि आप जुड़े हो, 5% रेवेन्यू इंडस्ट्री लीडिंग आए, तो फिर डिमांड एनवायरनमेंट पैन आउट कैसा कर रहा है इस करंट क्वार्टर में भी? अब हम 1.5 महीना आगे आ गए, फरवरी खत्म होने को आ रहा है थोड़े दिनों में। मूड, माहौल, मोमेंटम अब इस Q4 में कैसा है, ये भी समझाना आप। देखिए, डिमांड में जरूर सुधार हो रहा है। पिछले 2 साल से डिमांड काफी धीमा था, सिर्फ पेंट सेक्टर में नहीं, शायद सारे कंज्यूमर सेक्टर में डिमांड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नवंबर से हमें डिमांड में काफी अच्छी उछाल की नजर आ रही है। ये तो नहीं कहूंगा कि पहले जैसा ग्रोथ रेट वापस आ रहा है, बट उसके तरफ जा रहे हैं। 3 महीना लगातार नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम लोग का टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। अक्टूबर जरूर खराब रहा था, बिकॉज पेंट की सेल आपको मालूम है कि थोड़ा मौसम से ताल्लुकात रखता है, और अब की बार दिवाली जल्दी आ गई और बरसात करीब 15 अक्टूबर तक चलता रहा, तो बरसात के अंत तक से लेकर के दिवाली तक परचेजिंग विंडो ज्यादा नहीं मिला, इसलिए अक्टूबर पेंट इंडस्ट्री के लिए, या कम से कम हमारे लिए, जरूर खराब गया था। बट पिछले 3 महीने लगातार हमें डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, जो कि पिछले 2 साल में ऐसा कभी नहीं देखने मिला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इस त्रिमाही के बाकी 2 महीने में, फरवरी और मार्च में भी डिमांड अच्छा बना रहे, तो शायद Q4 के अंदर में रिजल्ट्स और भी बहुत अच्छे आए। ये जलान साहब का कमाल है या धोनी साहब का कमाल है? आप जिसकी भी कमाल ले लीजिए, धोनी जी तो 7 साल से जुड़े हुए हैं, और हाँ, तो फिर जलान साहब का कमाल है। कंपनी के साथ 26 साल से जुड़े हुए हैं, तो बीच में जो उछाल और गिरावट आती है, उसके लिए न तो हम धोनी साहब के लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, न मुझे। ये तो मार्केट का उतार चढ़ाव है, अब इसमें क्या कहें। MS धोनी दरअसल इनके ब्रांड एम्बेसडर है। खैर जलान सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन्स, और मार्जिन्स में अच्छा खासा मीनिंगफुल एक्सपेंशन, वो प्लीज ग्रेड रखिएगा फिर से। मार्जिन्स, ये एक तो मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है, उसके साथ साथ प्राइसिंग पावर थोड़ा मुश्किल है। ये क्या फिर आपने जो स्टेटेड पॉलिसी रखी थी, लास्ट इंटरेक्शन में बात हुई थी कि हम प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव है, इसीलिए मार्जिन एक्सपेंशन है? रीजन क्या है इसके पीछे? तो यही है कि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हो रहा है। हमारे प्रीमियम पेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जब डिमांड खराब था उस समय भी प्रीमियम पेंट्स में काफी उछाल आ रहा था हमारे प्रीमियम पेंट्स के सेल में। इसलिए जब बुरे दिन भी थे 2 साल तक, जब डिमांड सिचुएशन खराब थी, तभी भी आप देखेंगे कि हमारी अर्निंग्स के अंदर में कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। हमारी अर्निंग्स हमेशा अच्छे ढंग से बढ़ती गई है, और आज के दिन भी जिस रफ्तार से टॉप लाइन बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से हमारा बॉटम लाइन बढ़ रहा है। ये पिछले त्रिमाही में भी देखने मिला था, इस त्रिमाही में भी देखने मिला है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में खबर अच्छी है, और टॉप लाइन अगर और तेजी से बढ़ेगा, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें और तेजी से इजाफा होगा। ओके, तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये सस्टेन करेगा। हेमंत जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात करूं। सर, मेरा सवाल आपसे है कि कोई कैपेक्स या एक्सपेंशन प्लान पाइपलाइन में है अभी, जिसकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं? कैपेक्स का तो प्लान हमारा 3 साल से चल रहा है हमारे जोधपुर प्लांट के ऊपर में। तो उसमें 3 हिस्से थे। एक सॉल्वेंट बेस्ड का नया प्लांट हम लगा रहे थे, वो खत्म हो गया और उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। एक हमारे पुट्टी प्लांट जोधपुर में भी हमने विस्तार किया था, वो भी खत्म हो गया और उसकी भी प्रोडक्शन चालू हो गई है। एक वाटर बेस्ड प्लांट एक नया लग रहा था वहां पर विथ मॉडर्नाइजेशन, उसमें अभी और 2-3 महीने लगेंगे खत्म होने में। इसके बाद हमें लगता है कि अगले 4-5 साल तक हमें कोई
विशेष कैपेक्स की दरकार नहीं रहेगी। तो फिर अच्छा, बात सही कर रहा हूं आपका, मतलब कैपेसिटी तो 80% एनहांस करने की बात सामने रखी थी जोधपुर प्लांट वगैरह को मिलाकर, तो पीक रेवेन्यू पोटेंशियल जलान सर क्या होगा? दूसरा, इंडस्ट्री के डायनेमिक्स, आपके नतीजे चलिए अच्छे होंगे लेकिन इंडस्ट्री के डायनेमिक्स हैं कैसे? बिरला ओपस के रिजल्ट्स, मतलब ग्रासिम के नंबर्स आए थे, उसमें कहा गया बिरला ओपस कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर। उधर वो जेएसडब्ल्यू एक्जो नोबेल का कंसोलिडेशन हो रहा है, पेंट वॉर तो फुल स्विंग में है। तो अब वो पीक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पीछे चली गई है, थोड़ा सा रैशनल, थोड़ी सी सैनिटी लौटी है इंडस्ट्री में, अभी भी मामला गड़बड़ाया हुआ है, हो क्या रहा है? देखिए, जहां तक बिरला ओपस की बात है, उन्हें मार्केट में प्रवेश किए करीब 2 साल हो गए, तो जो भी उथल पुथल रहा, अब आज के दिन वो तो 2 साल से यही कहे जा रहे हैं कि हमारा सब कुछ ट्रैक पर है, बट कुछ आंकड़े सामने नहीं देते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। मार्केट इंटेलिजेंस से जो कुछ पता चलता है, जहां तक भी वो सेल में पहुंचे, अब कोई बहुत ज्यादा उसमें इजाफा नहीं हो रहा है पिछले 4-5 महीनों से। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनका मार्केट शेयर में कोई और फर्दर इंप्रूवमेंट आने की कोई बहुत ज्यादा संभावना दिख रही है। जेएसडब्ल्यू ने खरीदा है एक्सो को, अभी तक दोनों कंपनीज को मर्ज करने की कोई बात नहीं आई है, तो ये दोनों ही कंपनी पेंट इंडस्ट्री में पहले भी चल रहे थे बहुत साल से, आज भी चल रहे हैं, तो उससे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंपेटिटिव डायनेमिक्स में कोई चेंज आया हो। तो मेरे समझ में पिछले 1-1.5 साल में जब बिरला ओपस नया मार्केट में आया था, तो उन्होंने कई तरीके से काफी हैवी डिस्काउंट देकर करके कुछ शेयर जरूर लिया है मार्केट का, बट मैं समझता हूं कि वो अब हमारे पीछे है। इंडस्ट्री की डायनेमिक्स जैसी थी वहां पर वापस आ गई है, सब लोगों के सेल्स में थोड़ा ना थोड़ा इजाफा हो रहा है, जो कि पहले 1.5-2 साल तक नहीं हो रहा था, जिसका कुछ अंश शायद बिरला ओपस के कारण रहा हो, बट ज्यादातर था कि डिमांड की सिचुएशन कमजोर थी। हाँ। अब डिमांड की सुधर रही है, बिरला ओपस में भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट गेन अब फर्दर हो रहा है, तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी में कोई खास मुझे परेशानी नहीं नजर आ रही है। परफेक्ट जलान सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच जरा सा मार्केट में मोमेंटम पिकअप हो गया तो उसको एड्रेस करना जरूरी। 2/3% का उछाल 25,600 को लांग गए, 25,635 की ट्रैजेक्टरी पर आके भारतीय बाजार इस समय कामकाज करता हुआ। अब सिर्फ वो दिग्गज एचडीएफसी बैंक नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। स्पाइक दरअसल अब वहां से आता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक तो सुबह से मजबूती मदद करता हुआ नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम से 1.25% का उछाल और उसने वो 25,600 की वो क्रूशियल दीवार पार करने में मदद करी है। मानस, आपके पास आऊंगा। अच्छा, निफ्टी बैंक, मानस से आज मैंने सुबह मॉर्निंग कॉल में मैप करवाया था मार्केट्स, तो बैंक निफ्टी तो हमने बात हुई थी कि 60-600 के ऊपर खरीदने का मन होगा, हम 61,000 के टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे। वो ट्रेड ग्रिप में है मानस। निफ्टी आपके पास इसलिए नहीं आया था कि हमारा कंडीशनल बाय था और वो ट्रिगर होता 625 के ऊपर। आ गए भाई साहब 625 के ऊपर। मार्केट्स पे आपका व्यू प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। तो देखिए, निफ्टी पे अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद 25,900 या 26,000 के लेवल्स बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। अभी भी आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, 25,550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 25,950 या 26,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। रिलायंस की जहां तक बात है, देखिए रिलायंस पे हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था, 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन आज रिकवरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली। ध्यान रखें, सपोर्ट लिया है, जो गैप था उसी गैप में सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिल रही है। केवल इंतजार करेंगे एक बार 20 मूविंग एवरेज रीगेन हो जाए, 1445 के ऊपर निकल जाए, तो 1445 के ऊपर खरीदारी करेंगे 1425 के स्टॉप लॉस से 1,500 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, रिलायंस पर ये व्यू आपका। शानदार रैली अभी मार्केट में। और डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। 180 पॉइंट अब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी रखिए 636 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। बिल्कुल जी। अपने लिए सरदर्द क्या था? अपने लिए सर आईटी और ये आईटी इंडेक्स लेकर आइए, रिकवरी का मोड। इवन इन्फोसिस रखिएगा, पिछले कुछ मिनटों में ये देखिए अच्छी रिकवरी निचले। पता है, अभी फ्लैश आया था जब जलान साहब से बात कर रहे थे कि वो सरदर्द वाली कंपनी कौन सी थी, एंथ्रोपिक।
उसने बेंगलुरु में ऑफिस खोला है। मैंने कहा रॉयटर्स की तरफ से खबरें थी, छोड़ दिया था, पर उसका कोई रीजन नहीं, एकदम से स्पाइक अक्रॉस द बोर्ड आया है। और आईटी देखिए लोअर लेवल से क्या रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। इन्फोसिस रखी, HCL टेक स्क्रीन पे, सब में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इस समय आती हुई नजर आएगी। तो आपसे ही कह रहा हूं, बैंक्स तो खैर सुबह से सपोर्टिव थे, रिलायंस हो गया दूसरा हैवीवेट, आईटी एज अ पैक। लो देखिए क्या मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनते हुए नजर आ रहा है। क्लोजिंग अच्छी हो जाए तो एक कन्विक्शन और बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आएगा। तो फिर चंदन की भी स्ट्रैटेजी सटीक बैठी है। चंदन ने कहा था अभी खरीद लीजिए, और कन्विक्शन आएगा, कवरिंग के मूव शुरू होंगे तो और ऐड करने का मौका होगा। बिल्कुल सटीक जो बातचीत हुई थी। भाई कैश कॉल ले लें, सब इंतजार कर रहे हैं। सतपति साहब तो स्टॉक भी भूल जाएंगे। जी कैश कॉल, सतपति जी फिर आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए कैश में क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया देखिए, DCX सिस्टम्स लिमिटेड, अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है ये रिवर्सल वाला चार्ट है। डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, 160 के आसपास का लो था, 177 चल रहा है। तो अगर प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस होगा 172 का। बाय करे DCX सिस्टम्स लिमिटेड, मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 188 से लेके 192, DCX सिस्टम्स लिमिटेड। DCX सिस्टम सतपुर साहब का प्रेफर्ड पिक। गाबा सर आपका कैश कॉल? मेरा कैश कॉल रहेगा ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट इंडिया ट्रेड कर रहा है 670 पर, स्टॉप लगाएंगे 660 रुपए का, 10 रुपए का टारगेट 690, 1:2 हो गया। फिर 700 भी पॉसिबल है स्पिल ओवर ट्रेड, मतलब 1:3 भी पॉसिबल है। तो यस, ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट इंडिया निचले स्तरों से ये भी काउंटर देखिए अच्छी रिकवरी के साथ 700 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। सोमिल जी कैश में आपकी पिक क्या होगी? म्यूट पे हैं सोमिल जी, अनम्यूट कर लीजिए और फिर बताएं। मेरी पिक भी ग्रेफाइट इंडिया ही थी। अब ये क्या किया? 2 मिनट ऐसे ही करते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं दूसरा कॉल। हाँ नहीं, कोई जल्दी नहीं है। और गावा सर को देख के मुझे लग रहा था गावा सर जब मंडे को जोड़ेंगे तो इनके होंठ चैप्ड कहते हैं ना, हटे हुए वैसे दिखेंगे। ये ठंड में थे तो इनके होंठों की फोटो भेज रहे थे वहां से। ये रातों ये कौन सा लिप बाम लगाते हो भैया? नहीं, फटे हुए थे, अभी मैंने उसको पेंटिंग किया हुआ है। बोलने खाने में तकलीफ होती है अगर ऐसा फटा हो होंठ। अच्छा, जब तक हाउ आर यू ऐसा हो रहा है। जब तक सोमिल स्टॉक ढूंढ रहे हैं, पालविया साहब पैनल में शिरकत करते हुए एक और फ्रेश व्यू मार्केट्स पे लेकर आते हैं एक्सिस की तरफ से। पालविया साहब गुड आफ्टरनून। भाई साहब क्या व्यू लेके चल रहे हो आप लोग मार्केट्स पे, और प्लस कोई बढ़िया सा ट्रेड हाथ में हो तो वो भी बता दो आप। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, रिकवरी तो काफ़ी अच्छी हुई है नीचे से, और हमें लगता है कि अब 25,600 के ऊपर अगर सस्टेन रहते हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग का मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और 25,700 750 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है वहां तक के लिए निफ्टी अटेम्प्ट करते हुए दिख सकती है। तो अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड बने रहेंगे, 25,580 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी करेंगे। अभी फ्रेश ट्रेड में हमें लगता है टाटा पावर पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की रिकवरी स्टॉक में आज बनी है, हमें लगता है यहाँ पे 395 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए टाटा पावर पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 377। टाटा पावर आपकी यहाँ पर बाय की कॉल होगी, और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में भी डेज हाई पर 2.5% तेजी। सोमिल जी ढूंढा आपने कैश में पिक? एब्सोल्युटली, बैंकिंग साइड पे ही ढूंढा है मैंने। करूर वैश्य बैंक, ये स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। बैंकिंग स्टॉक्स वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 305 पर, और टारगेट होगा 340। ओके, करूर वैश्य बैंक यहाँ पर शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिल रही है, और बाजार में अच्छी रैली फिलहाल, और स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने कॉल्स ले लिए हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और तीसरी तिमाही यानी कि Q3 के नतीजों का मौसम खत्म हो गया है, और इस दौरान Q3 में लार्ज कैप स्मॉल कैप कंपनी का कैसा रहा प्रदर्शन, मिड कैप में कैसी रही ग्रोथ, और Q3 नतीजों का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन बताइए कैसा रहा Q3? अच्छा ही रहा?
जी, अगर Q3 के नंबर्स की बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि कितना फ्रूटफुल होगा, एक्सपेक्टेशन के इनलाइन ही जो प्रिंट है वो आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अगर इस टाइम पे कमोडिटी की बात करें तो इसने Q3 की अर्निंग्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्राइव दिया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए, टेलीकॉम में करीब 164% का एक स्पाइक देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस 140% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि 2.5 गुना ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है। मेटल्स में 33, बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिसने ओवरऑल 86% Q3 की अर्निंग में कंट्रीब्यूशन दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे पैट में हमें साल दर साल करीब 7% का इजाफा जो है देखने को मिला है और इसको कंट्रीब्यूशन दिया है एसबीआई बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, साथ में टीसीएस और भारतीय एयरटेल, यानी कि अर्निंग का यहाँ से 78% आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नीचे की तरफ जो ड्रैग करते हुए नजर आए हैं वो है टाटा मोटर्स, पीवी, सिप्ला, आईसीसी बैंक, इंडिगो, जिसने अर्निंग्स को थोड़ा सा ड्रैग किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर्स की तो 10 कंपनी ऐसी है जिसने एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे दिखाए हैं, 14 कंपनी ऐसी है जिसने बीट किया है और 26 कंपनीज ऐसी है जहां पे हमें इनलाइन जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहां पे हमें सही देखने को मिले हैं। लार्ज कैप में 16% की ग्रोथ और स्मॉल कैप में 29% की ग्रोथ, लेकिन हमें निराश इस टाइम पे किया है मिड कैप में हमें केवल 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो अनुमान लगाया था वहीं पे नंबर्स आए हैं। शरद अवस्थी साहब, कैसा लगा इंडिया इंक का परफॉर्मेंस आपको? मीनिंगफुली रिकवरी आ रही है, हालात पटरी पे आए या डिसअपॉइंटेड हैं जब फाइनली ये सीजन कल्मिनेट हुआ, खत्म हुआ? तो नहीं, हमारे हिसाब से रिजल्ट्स लार्जली ऑन लाइन विद एस्टिमेट्स या मार्जिनली बेटर देन एस्टिमेट्स। अच्छे थे कि कमजोर थे? मेरे हिसाब से जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है वो काफी हार्डनिंग है और मिड कैप यूनिवर्स में भी इंप्रूवमेंट है, बट मुझे लगता है स्मॉल कैप्स में जिस तरीके का इंप्रूवमेंट आया उसकी वजह से जो एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट वहां बना हुआ था वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा। और इस क्वार्टर के नंबर्स में भी हमने थोड़ा बहुत ये नए लेबर कोड की वजह से फ्रंटलाइन कंपनीज में और टॉप मिड कैप कंपनीज में एक सीवियर इम्पैक्ट देखा है, जो अगले क्वार्टर फिर से नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर भी एक सॉलिड इंप्रूवमेंट हमें नंबर्स में दिखनी चाहिए बॉटम लाइन के लेवल पे। टॉप लाइन के लेवल पे ईयर ऑन ईयर हो सकता है जीएसटी की वजह से ज्यादातर कंजम्पशन बेस में थोड़ा सा उतना उत्साहजनक नंबर नहीं दिखे, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी अगर हम एडजस्ट करके देखें तो नंबर्स काफी उत्साहजनक है। और कैपेक्स जैसे जैसे पुल बैक आता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में, मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड आपको ज्यादातर कंपनीज के नतीजे और बेटर दिखाई देंगे। हाँ, इस बार तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला आंकड़ा छोड़ दिए, लेबर कोड के सबके एडजस्टमेंट से लार्जली वो वन टाइम थे, कुछ बहुत स्पिल ओवर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आ रहा होगा, लेकिन वो मिनिस्क्यूल सा होगा। तो इस बार वो ईपीएस का मामला सबका गड़बड़ा गया। अदरवाइज नंबर्स जैसा अवस्थी साहब कह रहे हैं ठीक ही थे, एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। हाँ, ये बात, एक्सपेक्टेशन अच्छी थी कि खराब थी आपकी? नहीं, अच्छी थी, काफी अच्छी थी और मेरे हिसाब से अगले 1-2 क्वार्टर भी हम काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन लेके ही चल रहे हैं क्वार्टरली नंबर्स के लिए। तो डिलीवर कर रहा है, अच्छी एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करना अच्छी बात है और आने वाले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स भी शायद इंडिया एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। ये पटरी पे आ जाए ना तो बाकी सब नॉइस है। एक बार इंडिया इंक परफॉर्म कर ले तो आप देखिए किस तरह के वैल्यूएशंस, किस तरह का मूड, सब माहौल बदल जाएगा। जाते जाते जो रिजल्ट सीजन की टेल थी, खूब एक्शन दिखा के गई है। इस वीकेंड में फ्राइडे ऑन क्लोज से जो नंबर्स आए वायदा बाजार के खास तौर पे, उनमें खूब तेजी मंदी होती हुई मैप कर लिए जाए आज के मूवर्स एंड शेकर्स नुपुर के साथ। नुपुर बताएं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ। यहाँ पर देखें तो नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीबन 51% की ग्रोथ आपको नजर आएगी और उसी का रिवॉर्ड जो है मार्केट आज स्टॉक में देता हुआ नजर आ रहा है। 6.5% की ग्रोथ यहाँ पर भी 6% से ज़्यादा का स्टॉक रन अप आपको दिखेगा। इनफैक्ट जो पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसमें भी 4% की बढ़त है और जेफरीज और सिटी दोनों की ही पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई आई है। और इनफैक्ट जेफरीज ने तो ये भी कहा है कि काफ़ी क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने पॉजिटिव इस बार बॉटम लाइन रिपोर्ट की है। टोरेंट फार्मा की बात करें तो यहाँ पर भी Q3 के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज मार्केट उसे रिवॉर्ड भी दे रहा है। रेवेन्यू में 18% की आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी। वाई आधार पर मुनाफा देखें तो 26% से बढ़कर आते हुए दिखा है। कंपनी ने इस बार अंतिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, जिसकी वजह से आज स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है। केफिन टैंक के नतीजे देखें तो हालांकि जो रेवेन्यू ग्रोथ और
आती हुई नजर आई है, उसमें इतना मोमेंटम नहीं था, लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिया है उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एबिट मार्जिन्स देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको करीबन 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट दिखेगा। 37% के मार्जिन अब 40% के मार्जिन पहुँचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी नतीजे जहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। एकम स्ट्रक यहाँ पर भी अच्छे नतीजा आते हुए दिखे और उसका रिएक्शन आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ गिरने वालों की भी लिस्ट भरपूर है, जहां पर नतीजे कमज़ोर रहे वहां पे मार्केट में आज पिटाई होती हुई भी दिख रही है। आइनॉक्स विंड्स के साथ शुरुआत करें तो यहां पर मुनाफा जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहा, जिसका रिएक्शन आज आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। मार्जिन्स भी देखें तो बिल्कुल यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ ही आती हुई दिखी है। और ब्लू जेट हेल्थ केयर यहाँ पर देखें तो करीबन 40% से रेवेन्यू इस बार घिर कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स में काफ़ी हद तक कमज़ोरी आपको दिखेगी, 40% के मार्जिन कट के 24% रह गए। स्टॉक 10% आज नीचे है। ओके, तो शुक्रिया अनुपुर। ये रहे नतीजों के Q3 के मूवर्स एंड शेकर्स, और जिस तरीके से रिजल्ट रहे स्ट्रीट ने वैसा ही एक्ट किया है उस पर्टिकुलर काउंटर पर। धमाकेदार ऑप्शन शुरू करेंगे। एक टीजर पहले राजेश पालवे जी से लेंगे। मानस जायसवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजेश सातपुते जी से, नहीं माफ कीजिएगा, जतिन गेड़िया जी के साथ हम धमाकेदार ऑप्शन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले राजेश पालवे जी, आपसे मेरा सवाल भारतीय एयरटेल को लेकर। अभी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बता रही थी कंचन, और नतीजे अच्छे रहे हैं जो सपोर्ट करते हुए नजर आए। SBI, TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील। भारतीय एयरटेल आज अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से और अच्छी तेजी के साथ कर रहा कारोबार, लेकिन पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो काफी परेशान किया, इनफैक्ट कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आया है। अब यहाँ से 2026 पे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितना अपसाइड आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल में? तो श्रेया जी देखिए, स्टॉक में जिस तरीके के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वहां तो कोई भी एज सच नेगेटिविटी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ नियर टर्म चार्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आते हुए दिखा था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप यूनिवर्स में तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है भारतीय एयरटेल का, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो हमें लगता है कि ये इस तरीके की माइनर डिप में इसको ऐड ही करना चाहिए। नतीजों के बाद स्टॉक में रिएक्शन म्यूटेड ही रहा, कुछ बहुत ज़्यादा आइदर अप डाउन कोई भी मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे ऐड किया जा सकता है स्टॉक को। ये अगर 2000 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो हमें लगता है कि पोजिशनली तो हमें 2100-2150 तक की अपसाइड इसमें लगती आते हुए दिख सकती है। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेजर हर्डल है 2060 का, वो क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक एक अच्छी तेजी में अनफोल्ड करेगा 2150 की तरफ। यहाँ पे बाय करें 2000 के स्टॉप लॉस से 2060 के टारगेट के लिए। खरीदारी करने का मन, पर अब बेचारे पालवे साहब को अभी आपने टिक रहा धमाकेदार ऑप्शन के लिए, अब वो होमवर्क कैसे करेंगे? उनके पास होगा ऑलरेडी। पालवे सर आपके पास है ना धमाकेदार ऑप्शन के लिए काम देख देते। पहले एक काम करें, पहले आप ढूंढ के रखो। मानस के पास जा रहा हूँ। अच्छा चलो बता दो। पालवे साहब धमाकेदार ऑप्शन कौन सा? तो आशीष जी देखिए, लाइव मार्केट में होते हैं तो स्टॉक आइडिया तो रेडी ही रहते हैं। तो यूनियन बैंक पे फोकस है ऑप्शन के लिए। बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है और PSU बैंकिंग बास्केट यहाँ पे लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है। यूनियन बैंक का 180 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ₹4.60 65 के आसपास ट्रेड कर रहा। अपसाइड के टारगेट ₹7.50 ₹8 की तरफ आते हुए दिख सकते। ऑन द डाउन साइड ₹3 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। यूनियन बैंक पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक, 180 का कॉल लिया जा सकता है। गेड़िया साहब आपका इस समय का धमाकेदार ऑप्शन भाई साहब? जो हमारा जो नज़र है वो पावर ग्रिड के 300 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे है, जो तकरीबन ₹4.70 के आसपास चल रहा है। टेक्निकली 8 दिनों का कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आया है। 2% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ में हमें दिख रहा है कि 295 और 297.5 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पे कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि पावर ग्रिड में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। इसके लिए 300 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 3 पे और टारगेट रहेंगे 9 पे। ओके, पावर ग्रिड आज का पसंदीदा स्टॉक बना हुआ, ये पैनल के रडार पर काफी बार आया। अच्छा मानस जी, ऑप्शंस में आपकी पिक क्या होगी? तो देखिए JSW एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। प्राइस ब्रेकआउट है, स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक 490 का कॉल ऑप्शन जो ₹6.80 पे ट्रेड हो रहा है,
उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 13.50 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके भाई साहब, यूनियन बैंक 180 का कॉल ले लीजिए, पावर ग्रिड का 300 का कॉल लिया जा सकता है, और मानस कह रहे हैं JSW एनर्जी भी बढ़िया लग रहा है। कौन सा स्ट्राइक था उसका, लाइए जरा स्क्रीन पे, 490 के स्ट्राइक का, वो भी खरीदा जा सकता है। ये बढ़िया से ट्रेड्स आपके लिए मैप करके। दो स्टॉक्स, एक इंजीनियर्स इंडिया स्क्रीन पर लेकर आइएगा। भाई साहब क्या मूव बन रहा है, 10% अब ऊपर। ये कुछ दिन पहले भी बहुत तगड़े अप मूव दिखा रहा था जब इसके गजब के नंबर्स आए थे। लास्ट वीक ही शायद हम लोग टॉप 20 पे चर्चा कर रहे थे इसकी। ये देखिए क्या मूव्स आ रहे हैं इसके, इसको मैप करा जाए एक बार। और दूसरा नैटको फार्मा, वो इंडियन रेगुलेटर से सेमाग्लोटाइड की मंजूरी मिली थी, सुबह से डटा खड़ा है। ये डायबिटीज के क्योर से लेकर उत्साहित है बाजार, या वेट लॉस को लेकर? अवस्थी साहब, नैटको इतना उत्साहित क्यों? मेरे हिसाब से दोनों का ही मिक्स है, और काफी समय से उत्साह नहीं भी था स्टॉक में, तो शायद थोड़ा वापस आ रहा है। अभी एक्सपेक्टेशंस काफी डल थी अगले 1.5 साल में अर्निंग्स को लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से अभी नए प्रोडक्ट की लॉन्च के बाद, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि GLP एक स्मार्ट मार्केट हो सकता है, बड़ा मार्केट हो सकता है फार्मा कंपनीज के लिए, तो वहां एक मंजूरी मिलना उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है वही सारी चीजें प्ले आउट कर रही हैं, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, तो मुझे लगता है ये बेटर है लेवल्स पे, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बाइंग आ रही है। नैटको फार्मा 7.5% अप, उत्साह यहाँ पर। लेकिन एक स्टॉक लेकर आइए जहां पर उत्साह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो पर है, नतीजे आए और नतीजों का असर 6% नीचे फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में, एक और बेटर तस्वीर समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे ओला इलेक्ट्रिक, ये आज का, ये पूरे साल का है या पिछले साल का, बताएं। ये अगस्त 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ रोज एक्सीडेंट ही हो रहे हैं, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था कि पूरी तस्वीर क्या है ओला इलेक्ट्रिक की और क्यों इसमें खतरा है। एक सीरीज हमने चलाई थी, कहाँ फंस गए हम, याद होगा। 13 नवंबर को ये स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किया था, तब भाव बताया कितना था, 41 से 42 रुपए का, अब 30 रुपए के नीचे आ चुका है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हॉरिफिक अर्निंग्स, किसी भी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी के लिए सबसे खराब ये बात होगी कि टॉप लाइन गिरने लग जाए। देखिए मार्जिन सैक्रिफाइस हो सकते हैं, एबिटा में गिरावट आ सकती है, एडजस्टमेंट के चलते मुनाफा घट सकता है, लेकिन अगर आपकी टॉप लाइन ही 55% घट गई तो बचा ही क्या कंपनी में। 1045 करोड़ की जो रेवेन्यू पिछले साल थी, अब वो महज घटकर 470 करोड़ हो गई है। ये तो आप नंबर्स में इरोजन देख रहे हैं, प्राइस का इरोजन देख के ही बहुत बुरा लग रहा है। जो IPO के निवेशक होंगे और जिन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदारी की, उनका तो हाल बेहाल है। आप ये समझिए, इशू प्राइस आया था 76 रुपये का अगस्त 2024 में, वहाँ से 62% नीचे है। लेकिन क्या गजब का हाइप था, क्या लाइन लगी थी इस IPO को सब्सक्राइब करने के लिए। स्टॉक एक तरफा 150 के ऊपर चला गया था। अब वहाँ से आप देखें तो 82%, 80% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रेवेन्यू घट रही है, स्टॉक का प्राइस घट रहा है, मार्केट शेयर के तो क्या कहने। एक समय ऐसा था जब 35% का मार्केट शेयर था, जब तकरीबन IPO आया था। प्री IPO 50% का मार्केट शेयर, अर्ली मूवर एडवांटेज था, सस्टेन नहीं कर पाया। अभी का मार्केट शेयर आपको बताता हूँ, जो 35% का था वो घटकर सिर्फ 6% रह गया। क्या गजब की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए एथर कितना बढ़िया कर रहा है, बजाज ऑटो ने कितना बढ़िया पिकअप किया है, TVS की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने अच्छी तरीके से बिक रहे हैं, लेकिन इनका मार्केट शेयर श्रिंक होकर सिंगल डिजिट में सिर्फ 6% का रह गया है। और पिछले साल अगस्त में 18% का था। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले की तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हर दर महीने गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब दिक्कत की बात है कि नवंबर में हमने आपको ये स्टॉक बताया था और दिसंबर में एक और खबर के चलते स्टॉक फोकस में आ गया कि प्रमोटर भाविश अग्रवाल की तरफ से लगातार 3 दिन जो बिकवाली देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 9.65 करोड़ शेयरों की बिकवाली रही थी, 325 करोड़ की, जिसका एवरेज प्राइस 33 रुपये 70 पैसे के आसपास निकल कर आया। अब आपको लग रहा होगा इतना घट चुका और कितना घटेगा, नहीं और घट सकता है। कारण क्या है, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, 29 रुपए के करीब का भाव आ गया लुढ़क कर, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, 20 रुपए तक लुढ़क सकता है। 20 रुपए का टारगेट दे रहे हैं बिकवाली की रेटिंग के साथ, और ये बता रहे कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल पिकअप नहीं कर रही है, और लगातार जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल्स में, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। FY26, FY27, FY28 लगातार बड़े नेट लॉसेज हो रहे हैं, इसके चलते नेटवर्थ का इरोजन है,
निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। गड़बड़ हो गया है। और भावेश अग्रवाल साहब ने कहाँ से पैसा निकाल के कितना डिप्लॉय करा था, गेम चेंजिंग आइडिया था, हेड ऑफ द कर्व मूव करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा गलत क्या चला गया ओला इलेक्ट्रिक में। मैंने चलाई नहीं, आपने चलाई क्या? मैंने भी नहीं चलाई सर। हाँ, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। दिखती तो ठीक ही थी, क्यूट सी। इसकी फायर वाली इंसिडेंट वो आता था ईटी था ना, एक्स्ट्रा टेरिटरी, कौन सी मूवी थी? ईटी मूवी का तो नहीं पता, सॉरी मेरे जमाने की। गुरमीत, आपको गुरमीत जुड़ गया क्या? गुरमीत, तो ईटी मूवी याद है क्या? ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर तो वैसे ही दिखते हैं ना, ईटी वाली मूवी जैसे। सर दिखने से ज्यादा बिकने से मतलब है। दिखते तो कैसे भी। गुरमीत ने भी पिक्चर नहीं देखी है, समझ गया मैं। अच्छा, गुरमीत जुड़ गए मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में। लास्ट ट्वीट कल रात गुरमीत का था कि बीसीसीआई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने एक कंडीशन रख देनी चाहिए, पहले हमारी महिला टीम को हराए उनके मैन, उसके बाद मैन इन ब्लू के साथ खेले। ये पड़ोसी की इतनी बेइज्जती क्यों? नहीं सर, एक्चुअली इतने सारे अब राइवलरी एक्चुअली रही नहीं है, ये थोड़ा मुझे लगता है हाइप किया जाता है। और राइवलरी होती है जब मैचेस क्लोज हो, और बट एट द सेम टाइम ज्यादा, जैसे हम कहते हैं, एरोगेंस या घमंड नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक जो लेवल है इंडियन क्रिकेट का वो बहुत अच्छा है। आप देखिए लेवल 2 अगर आप देखें आशीष भाई, प्लेयर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद, बहुत सारे प्लेयर्स प्लेइंग 11 में। एक्चुअली अपनी जो बी टीम है वो भी इक्वली कम्पीट कर सकती है और हो सकता है कि टॉप 4 में हो। तो वो हमारी स्ट्रेंथ पे ज्यादा था, किसी की वीकनेस पे कम था। ओके गुरमीत जी, ठीक है, परफेक्ट। और आपसे बातचीत करेंगे आगे बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में, लेकिन उससे पहले वक्त हो रहा है चार का चौका का। एक टीजर आपके लिए, सस्ता ऑप्शन लेंगे हम राजेश पालवे जी से, एफएनओ सुपरस्टार राजेश सातपुते जी, और चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे साथ है गाबा सर, साथ ही मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी से लेंगे हम सस्ता ऑप्शन के साथ। शुरुआत कीजिए राजेश पालवे जी। तो श्रेया जी, यहाँ पे टाटा स्टील पसंद आ रहा है। टाटा स्टील में जिस तरीके से मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, ये 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है टाटा स्टील में यहाँ से 210 212 तक की अपसाइड बन सकती है। तो 205 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 7.5-8 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 2 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, ये रखिए रडार पे स्टॉक टाटा स्टील का 205 का फरवरी का कॉल लिया जा सकता है। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करा आपने? आशीष जी देखिए, सीमेंस पे मेरी नजर है। सीमेंस में बहुत अच्छा रिवर्सल है, और जो सबसे बड़ी बात है, इसने जो सपोर्ट लिया दैट्स अ क्लस्टर, जहां पे ऑल मूविंग एवरेजेस आते हैं, सब कोलाइड हो जाते हैं उस लेवल पे। तो हम जिस तरह से सीमेंस का पैटर्न देख रहे हैं, मुझे लगता है करीबन 3280 से लेके 3300 तक का स्विंग सीमेंस में आना चाहिए। थोड़ा बढ़ चुका है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 3200 का, या रादर 3195 का स्टॉप लॉस लगा के सीमेंस बाय करे। 3280 से लेके 3300 का टारगेट होगा सीमेंस में। ओके, सीमेंस ये एफएनओ सुपरस्टार के लिए पिक होगी राजेश सातपुते जी की। और गाबा से बताइए चार्ट का चमत्कार, कोई चमत्कार वमत्कार होगा क्या अब? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्टॉक का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा, बहुत अच्छा आपको मिला है। मोर इम्पोर्टेंट कि बेस बढ़िया बना हुआ है ऑरोबिंदो फार्मा में। ट्रेड करा है 1182 के आसपास, मेरे ख्याल से स्टॉप लगा हुआ चले 1176 का, 8 करीब 82 और 76, 6 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट करीब 1210 पॉसिबल है ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा को आज न्यूज पे भी था, कोई दवा की यूएस एफडीए से मंजूरी थी शायद। बढ़िया दिन के हाई पे इस समय कामकाज करता हुआ एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा। अवस्थी साहब के पास चलते हैं। अवस्थी जी, एक मिड कैप फंडा आइडिया सर। टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हमारे हिसाब से ये काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, और हमें लगता है ऑटोमोबाइल में डिमांड वगैरह ठीक रहनी चाहिए, खास करके ईवीज और कमर्शियल ईवीज में जो इन्होंने एडवेंट किया है उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। प्लस सेमीकंडक्टर वाली जो बेट है इनकी क्रॉम्पटन कंपनी के थ्रू, उसका भी फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो हमें लगता है कुल मिला के तीनों चारों सेगमेंट इनके काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, और ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी बढ़िया रहनी चाहिए, खास करके ई व्हीलर, ई3 व्हीलर और एचसीवी सेगमेंट में। और वहां पे काफी बड़ा निवेश भी कंपनी ने प्रॉमिस किया है, तो उसका जैसे जैसे इफेक्ट आता है हमें लगता है काफी पॉजिटिव रहेगा। अगले साल लगभग 62 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी,
और उस पे 24 टाइम स्टैंड अलोन को वैल्यू करके होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट वगैरह एडजस्ट करके एसओटीपी के हिसाब से 3300-3400 तक के लक्ष्य आते हैं। तो हमें लगता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग कंपनी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस और ईवीज और ऑटोमोबाइल पे काफी बढ़िया बेट है, प्लस सेमीकंडक्टर का भी एक इनडायरेक्ट प्ले है। तो हमें लगता है काफी बढ़िया नंबर्स रहेंगे आने वाले समय में, स्ट्रॉन्ग री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये अच्छा लग रहा है शरद जी को मिड कैप फंडा के लिए। मीनवाइल मार्केट में अच्छी तेजी, 200 अंकों से ज्यादा की तेजी और अब निफ्टी डेज हाई पर इनफैक्ट 25,673 पर 677 का आज का हाई और 73 पर कर रहा कारोबार। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी लेकर आइए 736 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी है बैंक निफ्टी में। और एक बार ब्रेथ भी रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर सुधार देखने को मिला है कि नहीं मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप क्या निचले स्तरों से उतरे कि नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सुधार, लेकिन हाँ वाव फैक्टर अभी भी ब्रेथ में आना बाकी है। लेकिन इंडिसेस में अच्छा मूव। एक बार फटाफट से निफ्टी के कंट्रीब्यूटर भी लेकर आ जाइए स्क्रीन पर। रिलायंस तो साथ दे ही रहा था, HDFC बैंक से साथ मिल ही रहा था, लेकिन IT स्पेस में जिस तरीके से रिकवरी, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक यहाँ पर भी, लेकिन बैकफुट पर अभी भी आप देखें तो ऑटो और IT ही नजर आएंगे। ICICI बैंक एक ऐसा पर्टिकुलर काउंटर जिससे अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन फटाफट से अब एक रिकैप चार का चौका का आपके लिए लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, राजेश पालवे जी की तरफ से आया टाटा स्टील, और टाटा स्टील में इन्होंने सुझाया है 205 का कॉल। 7 से 9 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। FNO सुपरस्टार के लिए हम गए राजेश सातपुते जी के पास, उन्होंने सुझाया सीमेंस। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 3300 के टारगेट देख रहे हैं वो, और 3195 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार के लिए और बिंदु फार्मा गावस्कर को काफी भार आया चार्ट्स पर, 1210 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1176 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मिड कैप फंडा के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स शरद जी की तरफ से आया, लंबी अवधि की नजरिए से काफी अच्छा लगता है इनको काउंटर, और 3400 के टारगेट उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं। फिलहाल ये चारों काउंटर्स रहेंगे रडार पर। मार्केट्स में अच्छी तेजी, और गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, आप आई, बाहर आई और शानदार रैली अभी मार्केट में देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून टू यू। जो पिछले कुछ सत्रों से मार्केट थोड़ा सुस्त था, तो अब ये स्वाभाविक सी बात है आज चला है जिस तरीके से, कोई बड़ा कारण दिख रहे हैं आप इसके पीछे का, और अभी फिलहाल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? तो जी एक्चुअली जो बहुत सारे हेडविंड्स हैं मार्केट को लेके, एक बार पहली बार जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है ब्रॉडर मार्केट में और रियल इकोनॉमी में। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी अर्निंग्स देखिए, और बहुत अपडेट्स आए हैं इस पे, करीबन BSE 500 में 450 से ऊपर कंपनीज ने अर्निंग्स डिक्लेयर किया है। मोटा मोटा रेवेन्यू ग्रोथ 12% है, और अगर आप लेबर कॉर्ड और वन ऑफ निकाल दें तो अर्निंग ग्रोथ 15% है। इनफैक्ट मिड और स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ और बेटर है। तो अर्निंग ग्रोथ आया है अगर हम लेबर कॉस्ट को इम्पैक्ट को एडजस्ट करें। बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14-15% है। M3 सप्लाई, जो हम मनी सप्लाई बोलते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स, ये 12% जंप हुआ है, जो कि बहुत समय बाद हुआ है। तो लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी हैं, और जो एक ओवरहैंग था डील्स का US के साथ, वो काफी हद तक गया है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन जो हुआ है मार्केट में, और इकोनॉमिक न्यूज अच्छी आ रही है, सूनर और लेटर मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी भी FIs 80% के आसपास नेट शॉर्ट हैं। वो फिगर थोड़ा सा उसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली नियर टर्म में वही डिसाइड करता है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी अच्छा कर रही है, मार्केट में धीरे धीरे ये रिफ्लेक्ट करेगा। और कुछ पॉकेट्स बाजार के बहुत वीक हैं, डिस्पाइट नंबर्स अच्छे आए हैं, जैसे ऑटो एंसिलरीज नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। कुछ सिलेक्टिव एरियाज में, कैपिटल गुड्स में नंबर बहुत अच्छे आए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स में पहली बार हमको अर्ली साइंस दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं मार्केट को लेकर कंस्ट्रक्टिव हूँ, और बहुत जल्दी मुझे लगता है थोड़ा टेक्सचर मार्केट का इंप्रूव होना चाहिए। ओके, टेक्सचर इंप्रूव होगा। आपने कहा कि अर्निंग्स अच्छे हैं गुरमीत, जो ट्रेड डील भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। कुछ ऐसे स्पेसेस जहां पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो और यहाँ पे आपका ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा हो आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर ट्रेड डील, तो वो कौन से स्पेसेस होंगे? तो ऑटो हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। आप जनवरी के भी अगर आप होलसेल नंबर्स देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ आई है और अच्छे नतीजे आए हैं ऑटो एंसिलरीज में। उसके बावजूद स्टॉक्स में वो ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। आप लार्ज कैप में M&M देखिए, 34-3500 पे ही है, 38-3900 का उसका हाई है। बहुत सारी अच्छी ऑटो एंसिलरीज है जहाँ पे 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ आया है। चाहे ऊनो मिंडा है, ल्यूमैक्स के नंबर बहुत अच्छे थे, जो LED लाइट्स बनाती हैं। फिर छोटी छोटी जो ऑटो एंसिलरीज हैं, जैसे राजरत्न ग्लोबल है या संधार टेक्नोलॉजी है, बहुत जगह नंबर्स अच्छे हैं, बट
उतना इम्पैक्ट स्टॉक में जो है देखने को नहीं मिला है। बैंक्स के नतीजे बहुत शानदार है, इसलिए बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पहली बार मैंने एसबीआई और एचडीएफसी आईसीआईसी का नेट एनपीए सेम देखा है। इतनी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी पीएसयू बैंक्स में सस्टेन होना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और बैंक बैलेंस शीट डीलेवरेज है, आप देखिए करीबन 10-12 बिलियन डॉलर बैंक्स में इन्फ्यूज हुआ है एफडीआई के थ्रू, चाहे वो फेडरल बैंक हो, आरबीएल हो, यस बैंक हो, एनबीएफसीज हो। ये 10 और बैंकिंग सिस्टम 7-8 गुना लेवरेज होता है, मतलब $100 बिलियन का एडिशनल कैपिटल क्रेडिट मार्केट में आने वाला है अगर आप उसको 7-8 टाइम्स करें। तो मुझे लगता है ये स्पेस बहुत अच्छा करेगी। कुछ जगह मुझे लगता है कैपिटल मार्केट प्ले में थोड़ा सा ये एफएनओ की टाइटनिंग को लेके नेगेटिव रिएक्शन है, बट ये एएमसीज के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स के लिए एक एक्चुअली अच्छी खबर हो सकती है लॉन्ग रन में। तो ये पॉकेट्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। और इसके अलावा दूसरा जो सवाल था कैपिटल मार्केट स्पेस को ही लेकर था, मैं और डिटेल में आपसे जानना चाह रही थी। जो आज खबरें आई आरबीआई की तरफ से जो सख्ती है, बैंक से अब इजीली लोन नहीं ले पाएंगे ब्रोकर्स, और उसके बाद देखा हमने एक इम्पैक्ट, लेकिन फिर कैपिटल मार्केट इंडेक्स तो सुधरा है थोड़ा बहुत निचले स्तरों से, लेकिन बीएससी और एंजल वन उसकी बात करें तो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट। तो क्या कैपिटल मार्केट में अब सेग्रीगेट होने का वक्त आ चुका है? वो जो 2025-24 में हमने एक तरफे पूरी स्पेस में रैली देखी थी, अब वो शायद ना मिले, ऐसा कुछ? नहीं, आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिच है। आप बीएससी का भी आप वैल्यूएशन देखें तो 60-70 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है एक्सचेंज। आई मीन, तो ऐसा नहीं है कि चीप है। तो जहां भी तो जैसा मैंने बोला, एफएनओ का इम्पैक्ट एक्सचेंज और ब्रोकिंग पे ज्यादा है। ब्रोकिंग में भी जिनका एमटीएफ बुक बैंक फंडेड है वहां पे ज्यादा है। तो एंजल के केस में क्योंकि बैंक फंडेड है तो आज ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहां पे रिएक्शन ज्यादा है। लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका नेट इनफ्लो अच्छा है। कमोडिटी ईटीएफ्स में 30-40 हजार करोड़ का इनफ्लो आया है। तो जो अच्छी एनबीएफ वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स हैं, जैसे निपॉन है जिसे मैं टॉप 2 के बियॉन्ड जा रहा हूँ, बिरला है, यहाँ पे वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग है और अर्निंग्स में भी स्ट्रक्चरल रिवाइवल देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको कमोडिटी का भी बेनिफिट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है वहां पे आपको थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और माइंड यू 1 अप्रैल से होगा तो ईपीजेटी शायद, बट एक थोड़ा सा डी रेटिंग हो सकता है। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में, एएमसी स्पेस में, डिपॉजिटरी में इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। तो थोड़ा आप सिलेक्टिवली होंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है। और गुरमीत जी, जो आईटी स्पेस ने डर का माहौल बना दिया था, आज तो अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। इनफैक्ट भारत मंडपम में एआई समिट भी चल रहा है, बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स आएंगे, शिरकत करेंगे उस एआई समिट में। आईटी स्पेस अब जो भयंकर टूटा था, क्या वो हो गया, वर्स्ट इज ओवर? यहाँ पर अब सही समय है अब हाथ लगाना चाहिए, या फिर अभी भी आप थोड़ा वॉच कर रहे हैं? मुझे लगता है एक ट्रांजिएंट स्पेस है। एआई कितना डिस्ट्रप्शन करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक चीज बहुत क्लियर है, जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 हो 2, पहले 20-30 साल लगता था रीस्किलिंग होने में। इसमें टाइम कम है रीस्किलिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल है, जहाँ पे आप फ्रेशर्स हायर करते थे और वो आपके लिए कोडिंग और टेस्टिंग करते थे और उसका एक टीम लीडर होता था, वो चैलेंज हो। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, हेडकाउंट कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी हम जिसे बोलते हैं। तो कौन सी कंपनीज इसमें माइग्रेट कर पाती है, कैसे एआई को यूज कर पाती है। और मैं इंडियन कंपनीज को राइट ऑफ नहीं करूंगा, पहले भी बहुत ऐसे इवेंट्स आए हैं जब डिसरप्शन आया है। और अच्छी कंपनी जो आईपी ड्रिवन है वो डिफरेंशिएट होंगी, जो सिर्फ प्योर आईटी सर्विसेज और जो नंबर ऑफ आवर्स बिल वाली कंपनीज होती हैं जो कास्ट। तो इंडिया अब एक वॉल्यूम के साथ साथ एक वैल्यू माइग्रेशन देख रहा है। आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स देखिए, बड़े बड़े जायंट्स जेपी मॉर्गन से लेके मेजर ऑटोमेकर से लेके डायरेक्टली अपने वहां पे जीसीसी सेटअप कर रहे हैं। तो भारत सिर्फ एक अब बैक ऑफिस नहीं है, एक वो वैल्यू ऑफिस है जहाँ पे आपको इनोवेशन लेड वर्क आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो एआई का सर्विस पार्ट है, भारतीय कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगी। कल इन्फोसिस की एनालिस्ट मीट भी है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और पर थोड़ा जल्दी है कहना, बट इसका टियर 2 इम्पैक्ट है श्रेया जी। जैसे हायरिंग पे फर्क पड़ेगा, मास हायरिंग पे, तो उसका रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। वो इम्पैक्ट हमें जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का एंट्री लेवल पे, उसको थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। देखने वाली बात होगी यहाँ पे और क्या डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट और सीएनबीसी आवाज पे आप कवरेज देखेंगे, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अच्छा गुरमीत जी, आज एक और चीज, एक और स्पेस चली है, ये सीपीएसई स्पेस। सारे सरकारी, इनफैक्ट एनर्जी स्पेस से देखें, सरकारी काउंटर जैसे कि पावर ग्रिड, कोल इंडिया, काफी बार चर्चा हुई आज के सेशन में। एनटीपीसी, एनएचपीसी, यहाँ पर एनर्जी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली सरकारी कंपनियों पर?
तो एआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसे हम पिक एंड शॉवर बोलते हैं। आपको डेटा सेंटर लगाना है, उसको एनर्जी कंजम्पशन बहुत चाहिए। यूएस में भी कहते हैं 10% एनर्जी डिमांड सिर्फ डेटा सेंटर की है। तो जो भी इकोसिस्टम है एआई का, चाहे वो ग्रिड, हमारे यहाँ एनर्जी सरप्लस है बट ग्रिड बॉटलनेक है, उसमें एक्सपेंशन की भी जरूरत है और मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है। अगर आप नंबर ऑफ लेन किलोमीटर हम बोलते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं, तो बहुत मैसिव केपेक्स है। 6 से 7 लाख करोड़ का सिर्फ हमें ग्रिड पे केपेक्स करना है, इसलिए शायद। और प्लस यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। आप पावर ग्रिड या एनटीपीसी आपको 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स अर्निंग्स पे अवेलेबल है। ब्रॉडर मार्केट में वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसके अलावा पावर इक्विपमेंट स्पेस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पीसीबीज हैं, जो पिक एंड शॉवल हम बोलते हैं, पूरा स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स है, वो बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। वहां पे मुझे लगता है बहुत सारी इंडियन कंपनीज काफी वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। ओके गुरमीत जी, बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे हैं दर्शक मुझसे कि ये ओला की दिक्कत क्या है। ये तो आप पूछ रही थी पर जवाब रह गया। दिक्कत क्या है सर ओला की? मतलब 29 पर 20 तक के टारगेट आ रहे हैं नीचे के, मतलब क्या पूजा पाठ करने की जरूरत हो गई? अब क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, 2 प्रॉब्लम है और ये सब 2 बड़ी प्रॉब्लम है। एक, परफॉर्मेंस खराब है। ऐसी मार्केट में अगर आपका रेवेन्यू से ज्यादा लॉस होगा इस एनवायरनमेंट में, तो ऑब्वियसली बाजार आपको पनिश करेगा। सेकंड, प्रमोटर सेलिंग हो रही है और वो भी लोअर लेवल पे भी हो रही है। तो जहां कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम है। आप उसके जस्टिफिकेशन जो भी हो, और इस मार्केट में आप अर्निंग्स मिस नहीं कर सकते। अगर अगर आप जिस स्टेज पर हमने देखा है, जहां भी अर्निंग मिस हुआ है, बाजार बहुत पनिशिंग है। तो चाहे वो कोई भी स्पेस हो, चाहे वो बैंक रहा हो, आईटी, आप बैंक्स में देख लीजिए, जहां अर्निंग वीक आई है वहां मार्केट से पनिश किया है। जहां अर्निंग बहुत अच्छी है वहां पीएसयू बैंक्स को भी रिवॉर्ड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा दूर रहिए इस स्पेस पे। जहां भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है न्यू एज बिजनेस में, अभी टेक्सचर नहीं है कि जहां पे आप लीप ऑफ फेथ लें। हो सकता है कुछ टैक्टिकल बाउंस मिल जाए लोअर लेवल पे, और आप वो कोई चार्टिस्ट शायद बेटर बता पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर कंपनीज हैं उनको एक एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास आईसी प्लेटफॉर्म भी है, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, पूरा सेटअप भी है, इकोसिस्टम है। तो वहाँ मल्टीपल इंजन फायर कर रहे हैं। जैसे टीवीएस है, उसमें भी आप देखिए iQ नंबर 1 है ईवी में। दूसरा, ईवी अपने आप का एडॉप्शन जो है वो किस स्टेज तक होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ईवी की सेल्स अगर आप देखिए पिछले 3-6 महीने ग्लोबली तो फ्लैट है। तो अगर आप प्योर प्ले एक न्यू बिजनेस प्ले हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होता है, तो बाजार आपको पनिश करेगा। दिक्कत तो है ओला में। अच्छा गुरमीत जी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक पूछते रहते हैं आखिर वो हेल्थ केयर स्पेस पर भी है। यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा है, जैसे टोरेंट फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर के हम रिजल्ट सुबह डिस्कस कर रहे थे, वैसा रिएक्शन भी देखने को मिला है स्ट्रीट पे। तो क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने हाल फिलहाल में इस स्पेस में? और हेल्थ केयर बहुत बड़ा स्पेस है जी। तो एक तो ब्रांडेड जनरिक तो जो अच्छा कर ही रहा है, वहां पे प्राइस करेक्शन भी अच्छा हुआ है, चाहे उसमें मैनकाइंड फार्मा है या सिप्ला है। फिर आपका एक सीडीएमओ स्पेस है, जैसे हम फार्मा आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट जो है वो पास होने वाला है, जो एक्चुअली बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को नेम करता है कि वो कंसर्न है जीन मैपिंग और जिनोम मैपिंग डेटा को लेके। तो फार्मा आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमारी कंपनीज अभी बहुत छोटी हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस में चाइना की कंपनीज को। कैटलेंट है, लॉन्जा है, 5-6 बिलियन डॉलर का टॉप लाइन है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी का भी 1 बिलियन का भी टॉप लाइन नहीं है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस स्पेस में। उसके अलावा हेल्थ में जो हॉस्पिटल स्पेस है वो थोड़ा महंगा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है। वहाँ थोड़े पी इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत हाई वैल्यूएशंस पे। अगर आप रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें, वो शायद होटल बिजनेस से 3x पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। मे बी कुछ टियर 2 हॉस्पिटल्स में आप, जैसे नारायणा है, जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। बट ये एक स्पेस मुझे एक्सपेंसिव लगता है। बट ब्रांडेड फार्मा, ब्रांडेड जेनरिक्स और सीडीएमओ, ये हमारा पसंदीदा स्पेस है। और हमारा करीबन करीबन 10% वेट है फार्मा में पोर्टफोलियो में। ओके, बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देख लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी स्पेसेस पे हमने चर्चा की, कौन से स्पेसेस में पॉजिटिव है गुरमीत जी वो जाना। लेकिन क्लियरली जीएमआर एयरपोर्ट देखिए आज शानदार रैली, वायदा का टॉप गेनर बना रहा सुबह से। मानस जी, सुबह आपने पिक सुझाई थी, क्या टारगेट थे जीएमआर एयरपोर्ट्स के? तो देखिए, मॉर्निंग में जो जीएमआर का कॉल दिया था उसमें 102 के टारगेट थे, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। ऑप्शन में जो रिकमेंडेशन था 98 वाला कॉल ऑप्शन, उसके भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। बट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। मेरा तो समझना है कि शायद आपको 105 या 106 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप
स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लें। अब आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 98 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 105 रुपए के सेट करने हैं। GMR एयरपोर्ट्स टारगेट हिट हो गया और यहाँ से और अपसाइड नजर आ रहा है, तो होल्ड भी कर सकते हैं। शानदार नतीजे और काफ़ी क्वार्टर्स बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है और शानदार यहाँ पर स्ट्रीट पर रिएक्शन भी। चलिए अब वक्त हो रहा है BTST STBT ट्रेड्स लेने का, वो शुरुआत कर लेते हैं। गाबा सर बताइए मंगलवार के लिए क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए और स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ट्रेड करे 202950 पर और स्टॉप लगाएंगे 2021 पर, मतलब करीब 8 रुपए का, दैट्स इट, ज्यादा नहीं है। और नियर टर्म टारगेट करीब 2050 सही रहे, 2050 भारती एयरटेल। ठीक है, 2050 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। अच्छा मूव भारती एयरटेल में, आज डे साइड पे क्लोज होने की तैयारी, ये कैरी कीजिए गाबा सर की तरफ से कॉल आती हुई। राजेश सातपुते जी, आप क्या ट्यूसडे के लिए कैरी करना चाहेंगे? देखिए मैक्स हेल्थ का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ट में एक रिवर्सल वाला चार्ट है, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, 50 DMA का सपोर्ट लेके घूम रहा है जिस तरह से, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट 1100-1120 का होना चाहिए। सो 1070 के ऊपर बाय है, 1075 चल रहा है, 1070 के ऊपर बाय है, 1060 का स्टॉप लॉस। मैक्स हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग। राजेश पालवे जी, तो श्रेया जी यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और डे हाई की तरफ ही स्टॉक बंद भी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की कंटिन्यूटी है, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 1115 1125 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1070 के आसपास। ओके, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये भी डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, अच्छा मूव इसमें भी। सोमिल जी, ट्यूसडे के लिए आपकी पिक? मेरी पिक होगी बजाज फिनसर्व पे। बजाज फिनसर्व अगेन टेकिंग सपोर्ट एट 10 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ से एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन शुरू हुआ है। एक हफ्ते पहले 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ था, लेकिन इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा सा साइडवेज है। मुझे लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2020 पर और टारगेट होगा 2140। बजाज फिनसर्व 2140 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। सोमिल जी की तरफ से ये कॉल आती हुई। मानस जी बताइए मंगलवार के लिए आपके पिक? तो देखिए पावर ग्रिड पे पोजीशन लेके जाएंगे। 10 बजे के शो में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था 295 के आसपास, 303 के टारगेट थे, लेकिन मेरा समझना है कि क्योंकि जो क्लोजिंग है वो एक ब्रेकआउट के हिसाब से हो रही है, मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी पावर ग्रिड के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 297 के लगाने हैं और टारगेट आपको 306 रुपए के सेट करने हैं पावर ग्रिड के फ्यूचर में। पावर ग्रिड के फ्यूचर्स में खरीदारी की जाए। और ये हो गए हमारे BTST सारे कॉल्स। मार्केट में शानदार रैली और डे हाई पर हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट 208 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। और बैंक निफ्टी भी लेकर आएगा स्क्रीन पर एक बार 740 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। शानदार रैली दोनों ही स्पेसिस में। मानस जी, क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी हो, कोई कैरी करना चाहता हो तो क्या उसको क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये कि निफ्टी ने जहां सपोर्ट लिया वो बिल्कुल सही जगह थी। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि 25,400 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और आज मॉर्निंग में भी मैंने ये बोला था कि 25,400 अगर उसके नीचे ट्रेड हो तो ही आपको शॉर्ट करना है, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना है। आज अगर आप देखें तो कैंडलस्टिक चार्ट पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट टारगेट 26,000 के आसपास का होगा। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है या आप बनाना चाहते हैं तो आप करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 25,550 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 26,000 के सेट करने हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। और बैंक निफ्टी 26,000 तक का स्तर तो निफ्टी आपने बता दिया। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी तो अच्छे मूव है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मानस जी, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी? तो देखिए जी बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है। मॉर्निंग में शायद मैंने 61,000 की बात की थी, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो जो रिसेंट हाई बना था 61,764 का, वही आपके टारगेट होंगे। जिस तरह की क्लोजिंग है, मेरा तो समझना है कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 60,600 के नीचे अब लगाने हैं आपको और टारगेट सेट करने हैं 61,700 के आसपास के। नहीं सच है, सुबह जो बोला था वो तो टारगेट हासिल होते हुए निफ्टी बैंक पे निफ्टी भी अपने
ट्रिगर हुआ था, बढ़िया ट्रेड एंजॉय करते हुए 625 के ऊपर लिया है अपन ने। और निफ्टी बैंक तो का आज सुबह ही मेंशन था कि खरीदेंगे 6600 के ऊपर, 61,000 की तैयारी थी, पहुंच गए। अब अपने टारगेट्स रिवाइज करिए, स्टॉप लॉसेस रिवाइज करिए। मानस बढ़िया रहा वो ट्रेड, आपके गोलगप्पे भिजवा दिए जाएंगे आपके घर। ब्रेथ थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है भाई, उस पर बहुत नजर रखता हूँ। 3:4 का रेशियो है, हाँ इंप्रूव हुई है। 3:4 का रेशियो, अगर इंडेक्स देखते मिड कैप वगैरह तो वो तो आधा % ऊपर है, पर वो तो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स का रिफ्लेक्शन है, ये है असली। लेकिन ठीक है, ये लकीरें भी पास आ रहा है अपने आप में अच्छा। लेकिन सेशन अच्छा, शॉर्ट कवरिंग के बढ़िया मूव्स प्ले आउट होते हुए। अरे अब तो पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर आकर टिक गई है। दुनिया का सबसे बड़ा एआई का महाकुंभ, एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में शाम 5 बजे शुरू होगा। इस समिट में क्या खास होने वाला है, कौन कौन से बड़े चेहरे शिरकत कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी के लिए ये पूरे एआई समिट की शुरुआत 5 बजे इनॉग्रेशन है शायद पीएम मोदी के हाथों। उससे पहले समझ लेते हैं ये समिट है क्या। असीम के पास चलते हैं। असीम भारत मंडपम में ही है क्या? असीम कहाँ हो आप? ये लीजिए, वही है जी। मैं इस वक्त भारत मंडपम में ही खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की एआई समिट। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। 5 बजे के आसपास जो एग्जीबिशन का वो इनॉग्रेशन भी करेंगे। और ये इसे एआई का महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत करीबन 100 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं और 40 कंपनियों के सीईओ जो हैं वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े नाम एआई से जुड़े हुए, खासतौर पर की सैम अल्टमैन का नाम आपने हुआ है सबसे पहले। उसके बाद सुंदर पिचाई यहाँ पर रहेंगे। उसके साथ साथ मुकेश अंबानी भी इसके अंदर यहाँ पर रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट भी ऑलरेडी इंडिया के अंदर लैंड कर चुके हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके अंदर शिरकत यहाँ पर करेंगे। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो एआई है उसका इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो करीबन $928 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमको एआई के अंदर देखने को मिला था और उसमें ग्रोथ जो है वो करीबन 26% के आसपास की वो भी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक समिट यहाँ पर भारत सरकार जो करवा रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे 70 से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के जो एआई स्पेस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अगले 5 दिन के समिट में कौन कौन से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कौन कौन से अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं। एआई समिट, और कुछ देर पहले ही मेरे ख्याल से असीम ने अपडेट भेजा था, वो एंथ्रोपिक का था ना, वो बेंगलुरु ऑफिस, एशिया पैसिफिक का सेकंड। वो दिखाता है इंडिया की इम्पोर्टेंस इवन इस एआई की वेव में, जो एंथ्रोपिक आके यूएस की कंपनी बेंगलुरु में अपना ऑफिस खड़ा कर रही है। खैर, ओपन एआई की भी सर दिल्ली में खड़ा कर रही है ना? ओपन एआई भी दिल्ली में। भोपाल में क्या आ रहा है? भोपाल में तो नहीं पता सर, आप भोपाल से असीम देखना जरा, भोपाल की तरफ भी कुछ धक्का देना। आप ये कह के बता देना कि सेंट्रली लोकेटेड है। हाँ, कोशिश है। शायद वहाँ पे आगे जो किसान है वो सोयाबीन की खेती एआई से करें, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली तक ये सीमित है एआई। असीम और बाकी सब, दीपाली नंदा कुछ देर पहले नजर आई थी आपको। जियो का एआई कियोस्क जो है उसका आपको बड़ा बढ़िया दौरा कराया था। पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है। पूरे एआई समिट की डिटेल्ड कवरेज आपके पास आती रहेगी। असीम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। भाई साहब, मार्केट्स ठीक हैं। अच्छा, रेलवे क्या, सरकारी कंपनीज, और आज सुबह मेरे ख्याल से बिगुल बजाया था सबसे पहले वो स्टॉक स्पॉटिंग के थ्रू। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, वो श्रेया ने जब सुबह खुलने के बाद वो स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे। उसके बाद पैनल ने पिक्स लिए थे। उसके बाद राहुल शर्मा साहब जुड़े थे, जिन्होंने सीपीएसई ईटीएफ के थ्रू इस सारी तेजी को बढ़ाने की बात करी थी। अभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत में, कमाई के अड्डे की शुरुआत में 2 बजे चंदन तापड़िया ने अपने निफ्टी के व्यूज दिए थे। तब क्या कहा था कि निफ्टी बैंक और सीपीएसईज हैं जो नजर रखिएगा, निफ्टी को तूल देने में वो मदद कर रहे होंगे। और सरकारी कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड, निफ्टी वाली अपनी जगह, आरवीएनएल, इरिडा, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, लाइन है सरकारी कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस की। कोल इंडिया की सुबह मैपिंग भी हुई थी। सतपति साहब, कोल इंडिया सुबह से अच्छे सुबह मूव्स एंजॉय कर लिए, पर वो अब लार्जली कंसोलिडेशन के फेज में चला गया है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ। क्या व्यू बनता है?
आशीष जी देखिए, आज एक शॉर्ट कवरिंग है कोल इंडिया में, और ये शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबली अगर आप देखिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस होगा 412 का। 412 के स्टॉप लॉस के साथ इसे कंटिन्यू करें। आई थिंक एज ए बीटीएसटी इसका टारगेट होगा 425 से लेके 430 का। 425 से लेके 430 तक के टारगेट कोल इंडिया में फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सारे बैंक्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर बात करूं तो एचडीएफसी बैंक से अच्छा मूव था, एक्सिस बैंक रखेगा के करके स्क्रीन पर, एचडीएफसी बैंक से अच्छा मूव था, एक्सिस बैंक हमारे पैनल द्वारा पिक किया गया, वहां पर अच्छा मूव। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कोशिश की निचले स्तरों से, अब थोड़ा बहुत जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक भी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इन ग्रीन ट्रेड नहीं कर रहा। एक बार आईसीआईसीआई बैंक रखे, बस यही एक तस्वीर, एक काउंटर जिसने थोड़ा प्रेशर बनाया। आईसीआईसीआई बैंक गाबा सर दिक्कत में रहेगा क्या? नहीं, दिक्कत नहीं लगता मुझे, लेकिन लगता है जो बहुत अच्छा बेस बना आईसीआईसीआई बैंक में करीब अराउंड 1330 के आसपास, मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। आज थोड़ा लेगाट लग रहा है लेकिन अपमूव मिलना चाहिए, शायद 1430-35 जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, चलिए। अच्छा, जरा वायदा बाजार की सेशन की समाप्ति की तैयारी हो रही है मंडे की, वायदा बाजार की मैपिंग कर देता हूँ। निफ्टी तो खैर बढ़िया है, अभी मैप करूंगा जब स्क्रीन पे जाएंगे हम लोग क्लोजिंग की तरफ। वायदा बाजार में लाइए जरा एक्शन किस तरह का देखने को मिला। फ्राइडे को जब शाम को बातचीत हो रही थी तब ये हरियाली तो एकदम नदारत थी, याद है आपको शायद? आज तस्वीर एकदम पलट गई है, बढ़िया। शॉर्ट कवरिंग 76 स्टॉक्स में, यानी कि मंदी के सौदे कटे और लॉन्ग्स ऐड हुए 91 स्टॉक्स में, और पूरी तरह से वो टिल्ट बुलिशनेस की तरफ आता हुआ। हाँ, 39 स्टॉक्स में मंदी के सौदे पड़े और लॉन्ग अनवाइंड हुए, तेजी के सौदे कटे 6 स्टॉक्स में। प्रोमिनेंट उनमें से जो स्टॉक्स थे क्विकली स्क्रीन पे लेकर आइए, क्योंकि आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें स्क्रीन पे भी जाना है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स नंबर्स के बाद, पावर ग्रिड, एल&टी फाइनेंस, सीमेंस, यूनियन बैंक, अच्छे लॉन्ग, अच्छे तेजी के सौदे यहां पे पड़ते हुए नजर आए। शॉर्ट्स कहां पे कवर हुए प्लीज दिखाइएगा। जेमा रिपोर्ट्स नंबर्स के बाद आरवीएनएल, इरिडा, अभी चर्चा कर ही रहते हैं हम लोग इन स्टॉक, सरकारी कंपनीज बढ़िया मूव दिखाती हुई। अदानी ग्रीन, केफिन के नंबर्स के बाद भी यहां पे शॉर्ट कवरिंग के मूव्स हैं। शॉर्ट बिल्डअप, ये वो इश्यू था, या तो नतीजे या फिर कह लीजिए कैपिटल मार्केट्स पे जो गाज गिरी। बीएसई लिमिटेड, आइनॉक्स विंड, एंजल वन उसी कड़ी में। उसके अलावा मुथूट, ये संभल नहीं रहा है। ये अच्छे नंबर्स पे फ्राइडे को भी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी और वो कंटिन्यू करती हुई। जो लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं, तेजी के सौदे आज छटते हुए नजर आए। हीरो मोटोकॉर्प, आईआरसीटीसी, दिवीज, आईआरसीटीसी शायद रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, फ्राइडे का नंबर था शायद, बाकी ठीक है, पस्त मामला है। ये है, क्विकली खत्म करने की तरफ बढ़ा जाए यार। स्क्रीन दिखा दी डॉक्टर साहब बड़ी वाली। अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ फाइनली। शुरुआत डगमगाती हुई थी क्योंकि ग्लोबल क्यूज मिले जुले से थे, इनफैक्ट दबाव वाले थे, तो हमारे भारतीय बाजारों में भी दबाव के, एक बार इंटरनेट दिखाओगे आप, दबाव के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती ट्रेड में हम लोग थोड़ा सा नर्वस थे, वॉलेटाइल थे, पर उसके बाद एक बार लोअर लेवल से मूव्स देखने को मिले, तो फाइनली अब सेशन के हाईस पे जाके, और हाँ, अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 25,600 से 25,700 के जोन, जो कि एग्रेसिव राइटर्स का जोन था, उसी की हायर ट्रेजेक्टरी, हायर थ्रेशोल्ड पे आके खड़े हुए अब आप भारतीय बाजार नजर आएंगे। दिन के हाईस पे बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ है। और निफ्टी बैंक में खासतौर पे एचडीएफसी बैंक की अगुवाई में उस पॉकेट ने थ्रस्ट जनरेट करा। इंट्राडे में फिर हमने देखा धीरे धीरे करके आईटी स्टॉक्स मूव करे, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव करता हुआ नजर आया। तो बैंक्स लेड बाय एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, खास तौर पे आईटी में लोअर लेवल से कुछ कवरिंग के मूव्स प्ले आउट हुए। फ्राइडे को भी हुए तो लोअर लेवल से, और आज भी मीनिंगफुल। आईटी फाइनली इन ग्रीन जाके बंद हो रहा होगा, कुछ स्टेबिलिटी लौटती हुई इस समय। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वो अचानक दिन के हाईस पे स्पाइक करता हुआ नजर आया था, इन्होंने बहुत अच्छा तूल दिया। बैंक 1.25% उछाल, आईटी 1/3% मजबूती, मिड कैप्स 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप्स भी इन ग्रीन क्लोज होने में कामयाब। ब्रेथ डिटोरिएटिंग थी, सेशन के एंड आते आते एटलीस्ट कुछ हद तक रिकवर हुई। हाँ, इवेंचुअली थोड़ा बहुत डिक्लाइंस के फेवर में ही 2:3 का रेशियो पकड़ लीजिए। क्विकली लेकर आइएगा बाकी सेक्टर ग्रिड, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। सुबह सिर्फ 2 या 3 पॉकेट्स ग्रीन में थी, जब सुबह 9 बजे 9:15 बजे मैं स्क्रीन पे गया था। अभी सिर्फ 2-1 पॉकेट सिर्फ रेड में, बाकी सब ग्रीन में। तो तस्वीर सुबह से लेकर शाम के बीच में बहुत बदली। कैपिटल मार्केट्स और ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग, कैपिटल मार्केट्स का सरदर्द था, उस सरदर्द के सामने बुरा नहीं रहा, कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स तो रिकवर करे। कैपिटल मार्केट 1.25% दबाव। उसके अलावा देखिए बैंक्स 1/4 गेन्स, फाइनेंशियल्स हरे में, सरकारी बैंक सुबह लड़खड़ाए, इवेंचुअली 1.25% मजबूत। डिफेंस इन ग्रीन आता हुआ, मेटल्स अच्छा कर गया, एफएमसीजी अच्छा कर गया, सॉरी ये आदत से मजबूर है वो क्लोजिंग का। आईटी 1/3% ऊपर,
विक्स कूल ऑफ हुआ। सुबह विक्स था 7-8% ऊपर, इवेंचुअली क्योंकि मार्केट्स इंप्रूव हुए, सेंटिमेंट इंप्रूव हुए, डर का इंडेक्स ठंडा पड़ा। फार्मास्यूटिकल्स, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सब आपकी स्क्रीन पे, और एनर्जी तो खैर वो पॉकेट जिसने आज सुबह से बाजार खुला नहीं, वो सारे पावर स्टॉक्स गजब के मूव्स, कोल इंडिया वगैरह से लेकर टाटा पावर, एनटीपीसी गजब मूव कर गए, सब वो एनर्जी स्टॉक्स अच्छा मूव करे। लाइए क्विकली 50 स्टॉक्स का ग्रिड दिखा दीजिएगा। सरकारी कंपनीज ने आज वैसे लेट फ्रॉम द फंड, पावर ग्रिड, कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे, एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते के पेन से बहुत गजब उभरा, सही टाइम पे उभरा, मूड सुधार के गया। एक्सिस बैंक एचडीएफसी के साथ अच्छा कर गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.25% गेन, एसबीआई पिछले हफ्ते 12.5% के जम के ऊपर, फिर 1% मजबूती। आईटीसी हैवीवेट 1-1.25% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। और ना सिर्फ एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह भी आपकी स्क्रीन पे अच्छा, बैंकिंग एज अ स्पेस ने अच्छा करा। फाइनली आईटी, मैंने कहा था आज सरदर्द इन्फोसिस कर रहा है, इन्फोसिस फाइनली इन ग्रीन बंद होने में कामयाब होता हुआ। देखेंगे अब आईटी किस हद तक जमीन संभाल पाता है अपनी, वो इंपॉर्टेंट, जो चुनिंदा स्टॉक्स दबाव में तो आपकी स्क्रीन पे। लेकिन हाईलाइट ये है, हरियाली, सेशन की समाप्ति बढ़िया, 750 के जोन्स के आसपास। तो निष्कर्ष निकाले अगर आशीष जी कि इंसान को 2 दिन का ब्रेक तो जरूरी है ही, मार्केट को भी चाहिए, तो ऐसी रिकवरी शायद सोमवार को देखने भी दे सकते हैं, क्या पता और अच्छा फ्रेश हो गया। अच्छा खैर चलिए, ये रही मंडे की क्लोजिंग। तो देखिए शुरुआत अच्छी हुई है हफ्ते की, अब देखते हैं कि पूरा हफ्ता कैसा रहता है, और फिर कल मुलाकात होगी मंगलवार के सेशन के साथ मॉर्निंग पैनल में आप सभी से। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।